जबरदस्त पिटाई के बाद आज बाजार में थोड़ा बहुत रिलीफ आपको गिफ्ट निफ्टी के तौर पर दिख रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट ना कीजिएगा। ट्रस्ट इसलिए ना कीजिएगा क्योंकि ट्रस्ट करने वाली सबसे बड़ी फोर्स एब्सेंट है मार्केट में, और वो फोर्स है एफआईज की। वो इस समय नहीं है। आप अच्छा बजट ले आए, दिल्ली में सरकार बन गई, आपके पास पॉलिसी का इम्पैक्ट आ गया, लेकिन जो चीज़ नहीं आई वो है मार्केट में तेज़ी। आज भी आप उसकी राह देख रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। हो सकता है एक ना एक दिन आ जाएं आपके करण अर्जुन, लेकिन आपका इंतज़ार थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि उससे पहले की माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब कि एफआईज का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ आशीषा रहेंगी, अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ रहेंगे कनेक्टेड, और कोशिश करेंगे कि सभी मेहमानों को जोड़ के आपके सामने एक एक करके सारे पॉइंट्स रखें। हमने एक बहुत आसान सा तरीका आपके लिए बनाया हुआ है, उसको जल्दी जल्दी चेंज भी नहीं करते। वो तरीका क्या है, पहले 4 विंडोज़ दिखाते हैं, उससे आपको ट्रिगर पता लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट और ग्लोबल मार्केट का सेटअप रखते हैं। फिर मेहमानों को जोड़ते हैं, उनसे ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं। और अगर आप कोई चीज़ मिस कर जाएं तो हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो थोड़ा ड्रैग करके पीछे करके आगे पीछे पूरा भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आप तक हम परोसते रहें। अब आज भी कार्यक्रम की शुरुआत कुछ वैसे ही कर रहे हैं। पहले 4 विंडोज़ आएंगी आपकी स्क्रीन पर, उनको एक बार देख लीजिए ताकि उससे ट्रिगर आपको थोड़े पता लग जाएं, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम सारे पॉइंट्स आपके सामने रखते रहेंगे। यूएस मार्केट्स कल मिले जुले बंद हुआ है। एक समय ऐसा था जब नेस्डेक बहुत बढ़िया था, लेकिन लात जाते जाते नेस्डेक में थोड़ा प्रेशर बन गया। लेकिन फिर भी गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी बहुत बढ़त है, लेकिन इस बढ़त पे ज़्यादा ट्रस्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि बढ़त तो कल भी थी, और इसके अलावा कुछ बढ़त वाले सेशन आपने और भी देखे, लेकिन कल जो बढ़त थी वो सबसे बड़ी गिरावट में तब्दील हो गई और पता ही नहीं चला। तो मंगल अमंगल साबित हुआ। आज बुध कितना शुद्ध है ये जरा चेक करेंगे और देखेंगे। फिलहाल तो 23,200 के आसपास गिफ्ट निफ्टी है, ध्यान रखा जाए फ्यूचर्स में चलता है। 70 पॉइंट घटा देंगे तो आपकी निफ्टी करीब 23,150 पॉइंट के आसपास खुलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा तो कैलकुलेशंस है जो आपको गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। एफआईज की कैश मार्केट में फिर से 5वें दिन बिकवाली है। ठीक है, इससे पहले भी बिकवाली थी, ऐसा नहीं था। वो तो एक दिन का एक सेशन ऐसा था कि जब खरीदारी आई, वहाँ से 5वां दिन लिख रहे हैं। एक्चुअली में तो ये 25वां दिन में है और उससे भी कहीं ज़्यादा दिन है हुए। ठीक है ना, तो ब्रेंट क्रूड 77 के नीचे, ये कंफर्ट जोन है, कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ल्यूपिन और एनबीसीसी के अच्छे नंबर्स बताए जा रहे हैं। आईआरसीटीसी वोडा आइडिया के मिले जुले नंबर्स हैं, इसका इम्पैक्ट चेक करेंगे। साथ ही आज जिनके नंबर्स आने वाले उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है, भारत फोर्ज है, पीएफसी है, जुबलेंट फूडवर्क, अशोक लीलैंड। हैवी डे है आज भी नंबर्स का, तो इनका इम्पैक्ट पर्टिकुलरली मार्केट पे ज़रूर पड़ेगा और पड़ना चाहिए भी। बट वो शेयर्स क्या मार्केट को ऊपर ले आएंगे, ऐसे चांसेस थोड़े कम लगते हैं। इसलिए आज कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहकर धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को जरा आइडिया लेते जाइएगा। तो 4 विंडोज़ मैंने आपके सामने अहम ट्रिगर के तौर पर रखती हैं। अब जरा आशीषा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स को काफ़ी बारीकी से ट्रैक करती हैं, आज मैं सुबह भी सुन रहा था बार बार डॉलर इंडेक्स को 108 के बारे में बता रही थी कि वापस पहुंच गया है। ऑल्दो जब भी बाजार के अंदर मंदी होती है तभी डॉलर इंडेक्स पे हमारी ज़्यादा नज़र भी जाती है और हम उसको बार बार देखते भी हैं, लेकिन फिर भी इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसलिए हर रोज़ हम ग्लोबल मार्केट का एक सेट ऑफ आपके सामने लेके ज़रूर आते हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। ज़रा बताइए आपने ग्लोबल मार्केट्स में क्या रीड किया और उसको ज़रा इंडियन मार्केट से कनेक्ट करके बता दीजिएगा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो हाँ, डॉलर इंडेक्स में फिर से एक बार तेजी दिखी है, उस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बताया उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एशियाई बाजारों से ठीक ठाक संकेत आज सुबह, जहां पर जापानीज मार्केट और कोरियन मार्केट की बात करें, निक्के और कॉस्पी में हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार दिखा है। हैंगसेंग इंडेक्स की बात करें यानी हांगकांग मार्केट में 1% से ज्यादा की तेजी दिखी है। तो मिले जुले संकेत एशियाई बाजारों से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल टेक शेयरों में भारी बिकवाली दिखी। टेस्ला जैसे कुछ स्टॉक्स 6% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए, जिसके चलते नैस्डैक इंडेक्स आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ। S&P 500 बिल्कुल सपाट था, लेकिन डाउ जोन्स 0.3% की तेजी के साथ कल बंद हुआ।
टेक्नोलॉजी शेयरों की तो हमने बात की, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों पर दबाव दिखा, लेकिन जेरोम पावेल की कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई, जहां पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका की इकोनॉमी में अभी भी स्ट्रेंथ है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो काफ़ी अश्योरिंग स्टेटमेंट्स जेरोम पावेल से निकल कर आए और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के लेकर भी उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बयान दिए, जहां पर उनका मानना है कि कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी इंटरेस्ट रेट कट्स को लेकर। याद रखिए, पहले दिसंबर के महीने में 4 रेट कट की उम्मीदें लगाई जा रही थी, फिर उसे घटाकर 2 रेट कट की अब उम्मीदें लगाई जा रही है 25 बेसिस पॉइंट की 2025 में। लेकिन अब उसके बाद भी कुछ कमेंट्री निकल कर आई है, जहां पर उनका मानना है कि जल्दबाजी नहीं की जाएगी। इन्फ्लेशन जो उनका 2% का टारगेट है, उस पर भी अमेरिका जल्द ही पहुंच जाएगा। तो कोई चिंता की समस्या या कोई चिंता की बात नहीं है अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर। इसके अलावा इन्फ्लेशन का डेटा आज आता हुआ नजर आएगा, सीपीआई इन्फ्लेशन, जहां पर सबकी नजर रहेगी। और आज शाम को कांग्रेस में फिर एक बार जेरोम पावेल की कमेंट्री होगी टैरिफ वॉर को लेकर, तो वहां से क्या निकल कर आता है उस पर भी सबकी नजर रहेगी। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर कल तेजी दिखी, फुट्सी 0.1% की तेजी के साथ बंद हुआ। कैक और डैक्स में भी करीब आधे % की तेजी कल दिखी। लेकिन कमोडिटी मार्केट में याद रखें, पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पिछले कुछ दिनों से कारोबार करता हुआ, इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट में ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स पर बात करें तो वहां पर भी सोना 85,850 के आसपास पहुंच चुका है, ऑल टाइम हाई लेवल्स पर। आज सुबह थोड़ी सी नरमी सोने में दिखी है, मुनाफा वसूली सोने में $2,900 पर आउंस के आसपास सोना। वही चांदी की बात करें तो $32 पर आउंस के थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ, लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों में ट्रेंड काफी अच्छा रहा है। और 2024 की तेजी के बाद 2025 में भी सोना ऑलरेडी 8 से 10% चढ़ चुका है। तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर दिखी है, लेकिन फिर भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स की आपने बात की तो डॉलर इंडेक्स याद रखिए 110 तक पहुंच चुका था, उसके बाद नरमी दिखी, 107 तक गिरा भी, लेकिन अब पिछले कुछ 2-3 दिनों में फिर एक बार तेजी दिखी है और डॉलर इंडेक्स 108 के आसपास पहुंच चुका है। और डॉलर वर्सेस रुपये की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा सा रुपये अप्रिसिएशन फिर से एक बार दिखा है, लेकिन ये ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इसके अलावा एफआईआईज के बिकवाली की हमने चर्चा की थी, जहां पर चौथे दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फिर एक बार भारतीय बाजारों में बिकवाली की। एक दिन खरीदारी दिखी, उसके बाद अमाउंट यानी क्वांटम भी कम होता हुआ नजर आया, लेकिन कल 4,500 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी स्ट्रांग है, डीआईआईज अभी भी खरीदारी कर रहे हैं और कल करीब 4,000 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,700 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 4,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 800 करोड़ और स्टॉक ऑप्शंस में 1,700 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। लेकिन फरवरी में अब तक करीब 17,200 करोड़ की निकासी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की है। और डिम्पी, अभी अभी आप यही पॉइंट कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है भारतीय बाजारों के लिए, पॉलिसी आ गई, बजट हो चुका, नतीजे भी ठीक ठाक रहे, लेकिन उसके बावजूद एफआईआईज की खरीदारी नहीं लौटी है भारतीय बाजारों में। लेकिन एफआईआई और डीआईआई की पोजीशनिंग की बात करते हैं, यहाँ पर डिम्पी किस तरह के बदलाव दिखे हैं और उसका इम्पैक्ट आज भारतीय बाजारों पर कैसा दिखेगा? देखिए आशीषा, एफआईआईज नहीं आ रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है और ये बात हम आपको कई दिनों से, कई महीनों से बता रहे हैं और ये बात आपको नोटिस भी करा रहे हैं कि बिना एफआईआईज के ना आप सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे। ऐसा नहीं था कि बजट से पहले मार्केट ने पुल बैक नहीं दिखाया, पुल बैक दिखाया, लेकिन वो पुल बैक गुम सा हो गया। खैर, इस बीच में जो नंबर्स अभी आप स्क्रीन पर फायर किए ना, 1 मिनट की इसको नोटिस कीजिएगा। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर करीब 4,000 करोड़ रुपए की खरीदारी है और फ्यूचर्स के अंदर 1,600 करोड़ रुपए की बिकवाली है। टिपिकली जब इस तरह का ट्रेड बनता है तो आपके जो सपोर्ट्स होते हैं वो बच जाते हैं, है ना, वो टूटते नहीं हैं। जैसे कल हमने 23,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बचाया, तो मैं आज एक्सपेक्ट करता हूँ कि 23,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी का आज भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी ज़्यादा कल टूट रहा था, 14% ओपन इंटरेस्ट के साथ उसने कल ताबड़तोड़ शॉर्टिंग की है, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पे डैमेज रिपेयर हो सकता है। सिर्फ इन्हीं 2 नंबर्स के बेसिस पर, बैक टेस्टेड फॉर्मूले के बेसिस पर मैं बताता हूँ कि इसमें सपोर्ट थोड़ा सा पक्का बनता है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है, मेजर प्रॉब्लम तो उनकी होल्डिंग्स की है।
वो इंडिया में लॉन्ग्स को होल्ड नहीं कर रहे हैं, उनका मतलब वो एग्जिट कर रहे हैं बार बार, और ये अक्टूबर से आपने देखा है। अगर आप निफ्टी का चार्ट एक बार ज़रा दिखा पाएँ तो हमने वो चीज़ नोटिस भी करवाई थी आपको, और चीज़ बताई भी है कि देखिए धीरे धीरे करके सिचुएशन अभी ख़राब हुई है, और निफ्टी का चार्ट अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये जो ऊपर वाली डॉट डॉट वाली लाइंस है आप जो देख पा रहे हैं ना, यही अक्टूबर का हाई है, और उसके बाद से अक्टूबर में बेचा, नवंबर में बेचा, दिसंबर में बेचा, जैन में बेचा, और आप फेब भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फेब आ चुके हो, उसमें वो बैक टू बैक माल बेच रहे हैं। आप तब से देख लो, आपने किसी भी तरह का एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं दिखाया, और जो पुल बैक आए वो इसी डाउनवर्ड स्लोपिंग डॉटेड वाली लाइन को पार भी नहीं कर पाए, लक्ष्मण रेखा की तरह रहे और बार बार टूटते रहे। एक मौका आया था उस जगह पर जहां पे हमने गोला मार्क किया, यानी कि राउंड सर्कल मार्क किया हुआ है कि यहां से एक ब्रेकआउट होगा। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि अपने दोस्त के घर जा रहे हो लेकिन आपको अंदर नहीं बुला रहा, तो ये आपको बुरा भी लग सकता है, और बुरा लग गया, और बुरा ऐसा लगा कि आप वापस से उसी जगह को टेस्ट करने के लिए पहुंच गए, और कल आपने 23,000 को भी टेस्ट कर लिया। चार्ट अब हटा दीजिए, अब आ जाते हैं जरा और इंपॉर्टेंट डाटा पे। मैं एफआईज की होल्डिंग बता देता हूँ। 14% की एफआईज की होल्डिंग है इस समय निफ्टी के अंदर, मतलब टोटल मार्केट्स के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर जो टोटल होल्डिंग्स है, माफ़ कीजिए, डीएस की जो होल्डिंग्स है वो है 54%। रिटेल के पास जो माल है वो 71% है। देयर इज ए नो चेंज, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, उल्टा बस थोड़ा बहुत डीआईज का बदला है, 54 से वो 56 हो गए, 2% बढ़े हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि शायद 23,000 के आसपास जो डीआईज ने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया है, करीब 2% होल्डिंग्स बढ़ा के, ये बहुत ज़्यादा रीड करने वाला तो नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ज़रूर बताता है कि डीआईज का शायद यहाँ पे इंटरेस्ट है कुछ, वो इंटरेस्ट बहुत काम का इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैं इस 2% को बहुत ज़्यादा रीड ना करते हुए एक छोटी सी एक सहानुभूति वाला फैक्टर्स मैं इसको मानता हूँ। अब आते हैं एफआईज और डीआईज और रिटेल के बीच में क्या चर्निंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए रिटेल का पार्टिसिपेशन खचाखच भरा हुआ है, रिटेल इससे ऊपर जाते नहीं है, उनकी अपर लिमिट है 75% तक की, 71-72 पे ऑलरेडी चल रहे हैं। रिटेल को माल खाली करना होगा। रिटेल दो तरीके से माल खाली करेगा अपना या बेचेगा। पहला, या तो उसको एक्सट्रीम पेसिमिज्म में ले जाओ, उनके सौदे ट्रिगर हो जाए, उनका माल खाली हो जाए, या तो फिर एक काम करो, उनको ऐसा तेजी दे दो कि उनके टारगेट्स आ जाएं, तब वो माल खाली करे। जो बीच में पुल बैक अभी आपने रिसेंटली देखा था ना, तो इसने बहुत तेजी दिखाई और पैनिक भी क्रिएट नहीं हो पाया था उस समय तक, तो इसलिए रिटेल अपना माल छोड़ ही नहीं पाए और तो धीरे धीरे एकुमुलेट कर रहे थे। ये पॉइंट अच्छा है, रिटेलर्स की काबिल तारीफ है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एफआईज की होल्डिंग नहीं है, तो रिटेल स्टक हो गया। यही एफआईज की होल्डिंग अगर अच्छी होती तो यही रिटेल एंजॉय कर रहा होता और आज अपने हाईज पे माल काट रहा होता, ठीक है। तो बट एफआईज की होल्डिंग नहीं है, इसलिए चक्के के 2-3 पहलू अगर आप माने तो 2 हिस्से तो थे ही हैं, डीआईज हैं, रिटेल मार्केट के अंदर है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इंजन है मार्केट का वो एफआईज, वो थोड़ा नदारद है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता होगा मेरी बात सुन के कि मैं एफआईज को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। बॉस, मैं एफआईज को इंपॉर्टेंस नहीं देता, बल्कि उनके काम करने के तरीके को इंपॉर्टेंस देता हूँ। वो मार्केट के अंदर जब जब आए हैं, आप छोटा सा ही फील कर लीजिए ना, बजट से पहले उन्होंने सिर्फ 6-7% होल्डिंग्स बढ़ाई तो आपकी निफ्टी को 600 पॉइंट का सपोर्ट मिल गया, बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट का सपोर्ट मिल गया। आप ये उम्मीद करके चलो कि अगर वो 50% तक पहुंच जाएं, 15% से 50% पे पहुंच जाएं, तो कितना बड़ा मूव मार्केट के अंदर आ सकता है। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ, ये पहले हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि वो 14-15% पे वो आए नहीं, वो आए हैं और बहुत तेजी से आए हैं, बट इस बार पीरियड बहुत लंबा है, इसलिए इरिटेशन, इसलिए दिक्कत मार्केट के अंदर थोड़ी ज़्यादा है, बस और कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन इकोनॉमी अपने अच्छे फेज से निकल रही है, आगे भी निकलेगी और थोड़ा और बेनिफिट होगा, तो इसका एक बेनिफिट हमको एफआईज के तौर पर वापस लौटने पर मिलेगा। लेकिन जब तक नहीं आते, आपको 2 चीज़ें करनी है, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, एकुमुलेशन का स्टांस। जब भी कोई बड़ा डिप आए, मान के चलो मेरे को 10 लॉट में से 1 या 2 लॉट की पोजीशंस बनानी है, वो आप बना लेना। लास्ट टाइम भी आपने किया है, पुल बैक में आपको बेनिफिट मिला, भले एफआईज आए या नहीं आए। इस बार भी वैसा करो, जब भी डिप मिल रहा है, 10 लॉट की टोटल मान लो पोजीशन है मेरे पास, तो मैं 1-1, 2-2 लॉट अच्छे गिरावट पे डालता जाऊंगा ताकि मैं एकुमुलेट कर पाऊँ। फिलहाल तो एफआईज डीएस को बताने के लिए मेरे पास इतना ही है।
करने की सलाह। छोटे छोटे लॉट्स में यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई की पोजीशनिंग पर हमने चर्चा की, लेकिन कल याद रखिए भारी गिरावट भारतीय बाजारों में दिखी। हाँ, लास्ट के 1 घंटे में थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन फिर भी 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप इरोड होता हुआ नजर आया। और इसी के साथ अभी ऑल टाइम हाई लेवल से देखें तो ब्रॉडर मार्केट्स में काफी कमजोरी दिखी है। निफ्टी स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स 16 और 18% तक गिर चुके हैं ऑल टाइम हाई लेवल से। वहीं निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 12% की गिरावट ऑल टाइम हाई लेवल से दिखी है। तो हाल फिलहाल में पिछले कुछ महीनों में भारी बिकवाली भारतीय बाजारों में, कई सारे फैक्टर्स वैल्यूएशन को लेकर, एफआईआईज की बिकवाली को लेकर, लेकिन कल के सत्र में तो काफी भारी गिरावट दिखी थी। लेकिन डिम्पी, आज हमें किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? आपने अभी अभी बताया गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो निफ्टी पर रणनीति क्या होनी चाहिए? वो भरोसा इसलिए नहीं करने चाहिए शीशा क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं है। आपके पास स्ट्रॉन्ग लेवल्स के लिए कम से कम 20 दिन की एवरेज तो होनी चाहिए। 20 डे की एवरेज भी 23,300 समथिंग की बनती है, वो आपने कल खो दिया। कल जो 300 पॉइंट खोए हैं एक्चुअली में उस एवरेज का टोटल डिमोलिशन आपने किया है। तो इसलिए आपको ये रीगेन करना होगा। क्या 47 पॉइंट्स देख के मैं 300 पॉइंट के गेन की कल्पना कर सकता हूँ? वो थोड़ा बेमानी होगा क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी पेसिमिज्म में हो और काफ़ी नेगेटिविटी के साथ हो, डाटा भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। इसलिए मेरे को जो 45 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी के दिख रहे हैं, मैं इस पर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखूँगा और ना ही मेरे लिए कोई बहुत बड़ा साइन है। हाँ, अच्छी चीज़ सिर्फ इतनी है कि भाई ये थोड़ा बहुत आपको रिलीफ दे सकता है ओपनिंग में, वो भी कितना देगा मेरे को भी नहीं पता। दूसरा पॉइंट, क्या आप अभी ठीक हो जाएंगे? ठीक होने के मैं आपको चरण बता देता हूँ, लेवल्स के हिसाब से बताता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे। पहला, 23,000 किसी भी तरीके से आपको बचा के रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23,000 अगर आपने खो दिया तो आप समझ लीजिएगा आप काफ़ी बीमार हैं। ठीक है, तो 23,000 का लेवल आपको जैसे तैसे करके बचाना है, जो कल भी मार्केट ने किया, जैसे तैसे करके 23,000 का लेवल को बताया, एक होप दिखाने के लिए। दूसरा पॉइंट, आप ठीक कैसे होंगे इसका फेज़ है। पहला फेज़ 23,300 350 का फेज़ है। इस पे आके आप थोड़ा सा ठीक अपने आप को महसूस करेंगे, आप थोड़ा खाना पीना शुरू कर देंगे। फिर आता है 23,450 से 500 वाला फेज़, यहाँ पर आपके आप और ठीक हो जाएंगे और 650 से और 23,800 पार होने पर आप पूरी तरह से स्वस्थ और चंगे हो जाएंगे। आई रिपीट, मैंने आपको जो लेवल्स बताए हैं ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेज हैं, एक एक करके पार करेंगे तभी आप मार्केट के अंदर है। जब तक आपको फाइनली 23,800 पार नहीं होता, हर बार हर बढ़त को एक शक की निगाह से देखना। हर बार हर बढ़त के अंदर अपने प्रॉफिट्स अगर आपको मिल रहे हैं एकुमुलेशन के बाद, बुक करते जाना। जब तक 23,800 आपको नहीं मिलता तब तक अपने पोर्टफोलियो की अच्छे से चर्निंग करते रहना और सिट टाइट होके बैठना एंड बाय राइट होके बैठना जब तक 23,800 नहीं आता। 23,800 एक तरह की लक्ष्मण रेखा है फिलहाल मार्केट के लिए। इसके नीचे के मैंने जो दो लेवल्स आपको बताए, 23,350, 23,450 से 500 वाली रेंज, ये सारे के सारे एक रेजिस्टेंस बैरियर हैं और यहाँ पे आके चर्निंग होगी, लेकिन वहाँ पे फोर्स चाहिए होती है। आपके पास फोर्स ही नहीं होगी तो दरवाज़ा टूटेगा ही नहीं, आपको अपना सिर मारोगे दरवाजे के अंदर, टूटेगा नहीं, आप वापस निराश होकर फिर नीचे आ जाओगे। एग्जैक्टली एक बार वापस से निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए, उसके अंदर वही लिखा है। एक और पॉइंट भी अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ या बताना चाहूँ वो ये है, इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का ठीक है, उसमें कोई ख़राब नहीं है, बट एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, कल जब सेलिंग हो रही थी तो ज़्यादा ह्यूज ओपन इंटरेस्ट के साथ सेलिंग नहीं हुई है मार्केट के अंदर, वो था 0.82% OI चेंज हुआ है। कहने का मेरे मतलब है कि अभी भी बाजार के पास एक मौका है। कल जो राइटिंग हुई है वो हल्के हाथ से हुई है, छोटा सा भी एक अच्छी खबर, छोटी से भी एक अच्छा पॉइंट मार्केट को पुल बैक दे सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी पे सपोर्ट एरिया मैंने आपको बता दिए, 23,000 आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, 22,800 आपका पैनिक बॉटम है, इसके नीचे जाते आप खराब हो जाएंगे। और ये 22,000 से लेके 23,800 की जो जर्नी है, करीब 1000 पॉइंट की जर्नी, ये आपको धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से ठीक करेगी। ध्यान रखा जाए 22,800 के नीचे और ख़राब और एक्सट्रीम ख़राब हो जाएंगे, उसके बाद तो ठीक होना भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। इसलिए भगवान से दो चीज़ों की प्रार्थना कीजिए, एक तो 23,000 प्रोटेक्टेड रहे, धीरे धीरे करके भले बढ़ें आप, लेकिन 23,300, 23,450, 550 वाली रेंज पार हो जाए ताकि आप एक सेफ जोन में आ जाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शंस वाले 1 घंटे के अंदर कोई ट्रेड मिलता है ले लेना, 1 घंटे के अंदर कोई ट्रेड नहीं मिलता छोड़ देना। 11 बजे का लिया हुआ ट्रेड 3 बजे तक पैसे बना के देगा? बिल्कुल नहीं देगा।
बिल्कुल नहीं देगा। हाँ, अगर आप मंदी में हो या राइटिंग हो, एक अलग मामला है, वहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेना। लेकिन पुल बैक खेलने के लिए आए हो, बोले मैं 11 बजे लूँगा, 3 बजे तक मेरे को ट्रेड कैरी करूँगा, नहीं पैसे बनेंगे। पैसा बनना होगा, पुल बैक आना होगा, स्ट्रेटजिकली प्ले करना। छोटा मोटा पुल बैक आएगा, वो 11 से 12 में, 12 से 1 में या 1 से 2 में, जब भी आपको मिले जल्दी जल्दी मिलेगा, जल्दी जल्दी निकल जाना। ये मोटा मोटी जो मेरे को निफ्टी का पॉइंट्स रखने थे, मैंने आपके सामने रख दिए। 22,800 ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे अगर बाजार टूटता है तो भारी बिकवाली फिर भी नजर आ सकती है। तो ये नजरिया निफ्टी पर। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से हमने यहाँ पर चर्चा की है और ऑल टाइम हाई लेवल से बैंक निफ्टी भी करीब 9% टूट चुका है और कल के सत्र में भी करीब 650 अंकों की गिरावट के साथ 50,000 तो तोड़ा ही, लेकिन 49,500 के भी नीचे बैंक निफ्टी फिसलता हुआ नजर आया। डिम्पी, क्या यहाँ पर आज आउट परफॉर्मेंस दिखेगा और कौन से वो बैंक्स होंगे, दिग्गज बैंक्स, जिसके चलते निफ्टी बैंक को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा? एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने लिखा है कि हम क्या मार्केट्स को अपनी इकोनॉमी के साथ या अदर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मेरे को लगता है यस, कर सकते हैं। इकोनॉमी तो सबका बेस है। आप अपने देश की इकोनॉमी पे ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वही सबका बेस होता है। मार्केट का बेस भी इकोनॉमी है। मार्केट्स आर द स्लेव्स ऑफ द अर्निंग्स, ये सब बोला जाता है कि जैसे अर्निंग्स, और अर्निंग्स क्या है? अर्निंग्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट और कंपनीज क्या है? पार्ट ऑफ इकोनॉमी है। तो मेजर अम्ब्रेलाइज इकोनॉमी है, तो इसलिए इकोनॉमी के सारे मैक्रो इवेंट्स को ज़रूर नोटिस करना चाहिए जब भी, अगर आप मार्केट्स के अंदर हैं या फिर नॉन मार्केट्स भी अगर कहीं काम करते हैं, तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने बैंक निफ्टी का पूछा। देखो, बैंक निफ्टी ने परसों 50,000 का जो साथ छोड़ा, पनिशमेंट तय थी, मिली भी। लेकिन मैं कल भी बोलूँगा, फिर भी थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी ने डैमेज का अपने आप को कंट्रोल किया। इसका एक काम करो आप, जरा इसका फ्यूचर वाली प्लेट दिखाओ, वहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। कल थोड़ा हैवी ओपन इंटरेस्ट के साथ इसमें शॉर्टिंग हुई है। शॉर्टिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, रिकवरिंग भी हो सकती है, लेकिन अनवाइंडिंग होना खतरनाक है। तो कल शॉर्ट्स बने हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट्स थोड़े बहुत रिकवर हो जाएंगे। अब अपनी स्क्रीन पे देखिए, जहाँ पे चेंज, ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखेगा, वहाँ पे आपको करीब 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे। अब आप ओपन इंटरेस्ट है 31 लाख का, चेंज हुआ है 4 लाख का। आप सोच के देखो, मैंने 10% से ज़्यादा का चेंज है, होगा ना 10% से ज़्यादा का चेंज, तो 10% से ज़्यादा का चेंज है कल ओपन इंटरेस्ट में हुआ है। इसलिए शॉर्टिंग एग्रेसिव थी। शॉर्टिंग ने 2 तरीके का डैमेज किया। प्रीमियम्स को कम कर दिए, जो करीब 200-250 पॉइंट तक के प्रीमियम्स थे, वो कल 180 पॉइंट के प्रीमियम्स पे रोक दिया। तो मार्केट में बैंक निफ्टी को भी अब मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आप मेरे से बोलेंगे कि सर वन लाइनर में बताओ मार्केट के अंदर क्या करना है, तो वन लाइनर यही है, मार्केट में अपना स्टांस एक्युमुलेशन का रखना है। जब भी कोई बड़ा डिप आए, 10 लॉट की कैलकुलेशंस बिठा के बैठो, एक एक लॉट करके ऐसे ऐसे करके डालते जाओ सिस्टम में। दूसरा स्टांस, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, ना ही मुंह में पानी लाना है, ना ही आंखों में पानी लाना है। मुंह में पानी का मतलब कि एकदम से उतर नहीं पड़ना मार्केट में, और आंखों में पानी नहीं डालना मतलब डिप्रेशन में भी नहीं जाना, ठीक है। तो शांति से आराम से बैठे रहना, मार्केट को अपने पर हावी नहीं होने देना। चीज़ों को देखिए, एक ऐसा दौर से हम निकल रहे हैं जो मैंने और आपने पिछले 3 साल में नहीं देखा। इसलिए 3 साल का फेज़, हम नए फेज़ में आए, नए जॉनर में हैं। तो यहाँ पर आके हम जो देख रहे हैं वो थोड़ा समय लेने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए आपको थोड़ा अपने आप को भी मोल्ड करना होगा। दूसरे पॉइंट मैं लेवल्स में और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपने 49,500 के भी नीचे के क्लोजिंग किया है, तो 49,000 आपका पहला सपोर्ट एरिया है। 49,200 भी नियर बाय का सपोर्ट एरिया है वैसे तो अगर माने तो आप। दूसरा, पहला लेवल्स ठीक होने का 49,500 है, उसके बाद 49,800 है, फिर 50,000 है। कम से कम लेवल जो आपको ठीक होने के लिए चाहिए चरणबद्ध तरीके से, वो चाहिए 50,800 तक। जैसे निफ्टी के हमने 23,800 बताया, ऐसे इसका 50,800 बता रहे हैं। वो लेवल्स हमको कम से कम चाहिए, और वहाँ से आप कितना दूर खड़े हो? 1300 पॉइंट दूर खड़े हो। तो वो सारे पॉइंट्स, 1300 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, 1300-1400 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बिल्कुल स्वस्थ आप 50-800 पे होगे, लेकिन धीरे धीरे करके फेजेस में ठीक हो सकते हो। ध्यान रखा जाए, इसका भी 49,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो एक पैनिक क्रिएट कर देगा ये भी, और उस पैनिक में कोई गलत डिसीजन ना लेना। शांति से बैठे रहो, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। मार्केट्स को थोड़ा पक्का होने दो, और अपने तरीके से पक्का होगा। मेरे खरीदने के बाद बाजार पक्का हो जाए ऐसा मुश्किल है। एक पॉइंट के साथ मैं क्लोजिंग करूंगा, एक बार डिक्सी भी दिखा देना सामने, यानी कि डॉलर इंडेक्स। और देश के प्रधानमंत्री यूएस में हैं, भारत में नहीं है, और वो जो गए हैं वहाँ पे यूएस में बातचीत करने के लिए,
वो आने वाले संभावित डैमेज को शायद कंट्रोल कर सके। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, है ना। वहाँ से कोई बहुत अच्छी खबर आ जाएगी ऐसे नहीं है, बल्कि बहुत बुरी खबर जो आने वाली थी उसको थोड़ा कम करने की प्रोसेस है। चाहे वो टैरिफ है, चाहे एलन मस्क के साथ बातचीत हो, चाहे वहाँ के कॉर्पोरेट से बातचीत हो, या किसी से भी बातचीत हो, ये सारी की सारी चीज़ें बाज़ार को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सपोर्ट तो दे सकती हैं, एग्रेशन नहीं दे सकती। इसलिए प्रधानमंत्री की इस यात्रा से होने वाले संभावित डैमेज को कितना कम देश के प्रधानमंत्री कर पाते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इस चीज़ के कि यूएस और इंडिया के रिलेशन आगे चल के कैसे बढ़ेंगे। मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश के मठाधीश भी ये बात बोल चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। और एक और बता दूं, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल में पढ़ा था, उसमें बताऊं भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तीसरे ऐसे शख्स हैं जो 20 जनवरी के बाद मिलने पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर भी मिल चुके हैं, और थर्ड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो मिलने जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मीटिंग का टाइम मिला, बात भी हो रही है। तो मैं रीड अच्छा कर रहा हूँ, बट मैं बहुत एग्रेसिव नहीं हूँ इस बैठक के साथ। ठीक है जी, बहुत समय ले लिया। निफ्टी बैंक निफ्टी, साथ ही देश के प्रधानमंत्री की बात भी हमने आपको बता दी, और सारे ट्रेडिंग करने के तरीके भी आपको बताए। मेहमानों से कनेक्ट करने का समय हो गया है, अब जरा हम मेहमानों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। रचित खंडेलवाल हमारे साथ हैं, संतोष मीना मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत होगी अभी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। संतोष भाई, आज आपसे शुरू कर रहे हैं। आपका नाम बहुत ही सुंदर है, संतोष। मेरी दादी कहती थी जिसके जीवन में संतोष और शांति है उसके जीवन में सब कुछ है, भले धन है या नहीं है ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपका नाम बड़ा सुंदर है संतोष भाई। मेरे को सिर्फ एक बताइए, मार्केट में संतोष कब आएगा, कब हम थोड़ा संतोष के साथ शांति के साथ बैठ पाएंगे? अभी तो बहुत उथल पुथल है। या गुड मॉर्निंग डिम्पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। यस, अभी संतोष रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जिस हिसाब से मार्केट में वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। हम देखिए, बजट के बाद हमने टोटल 7 ट्रेडिंग सत्र देखे, उसमें से 6 ट्रेडिंग सेशन रेड में बंद हुए, बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। फिर एक वैलेंटाइन वीक चल रहा है, मार्केट डीप रेड कलर में डूबा हुआ है। बट दुख की बात ये है कि ये कलर प्यार का नहीं है, ट्रेडर्स और निवेशकों के दर्द का है। और अभी कोई साइन नजर नहीं आ रहे बाजार में ये दर्द खत्म होने के, क्योंकि कल निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हुआ है। तो रिस्क बन रहा है क्या हम पुराने लो को रिविजिट करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर वीक है, 23,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल जरूर है। बैंक निफ्टी जो स्ट्रॉन्ग कड़ी है, कल कोशिश जरूर की इसने क्लोजिंग बेसिस पे अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बचाने की, लेकिन अगर इसके नीचे स्लिप होता है तो यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ेगा। तो यस, अभी कोई सिग्नल नहीं है, हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत अच्छी खबरें भी आई, लेकिन मार्केट ने सभी को इग्नोर किया, तो कहीं ना कहीं मार्केट का मूड अभी डिस्टर्ब है। तो मार्केट का मूड सुधरना जरूरी है। तो अभी थोड़ा सा बाइंग साइड के लिए वेट एंड वॉच का मूड है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। इंट्राडे में आपको शॉर्टिंग के भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाइंग में थोड़ा सा रिस्क जरूर है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, शायद लोअर लेवल पे आपको मौके बनेंगे। ठीक है, तो फिर वो स्टॉक्स भी बताई दीजिए संतोष सर, आपसे करते हैं शुरू। आज स्टॉक्स भी बताइए फिर। यस, मेरा जो पहला स्टॉक एक सेल साइड के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है। तो पहला कॉल सीडीएसएल रहेगा। यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्मेशन का, इनवर्स फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन आया है, मुझे लगता है ये पेन और बढ़ेगा। सो 1175 का टारगेट रहेगा, 1260 का स्टॉप लॉस रहेगा। कल एक मैंने स्टॉक दिया था भारतीय एयरटेल, बाइंग साइड में उसी के साथ जाना चाहूंगा। स्टॉक की बात करें तो इस कमजोर बाजार में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बना हुआ है, स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक चलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर 1738 का टारगेट रहेगा, 1677 का स्टॉप लॉस रहेगा। पर बिकवाली की राय 1175 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और भारतीय एयरटेल 1738 का लक्ष्य यहां पर संतोष जी ने दिया है। एक बाय कॉल और एक सेल कॉल। रचित, गुड मॉर्निंग। आपके पिक्स कौन से रहेंगे, बाय साइड पे या सेल साइड पे? गुड मॉर्निंग। पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और ये हमेशा होता है जब भी मैं डिम्पी सर के साथ शो कर रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ उनकी बात ऐसी जरूर होती है जिसमें मुझे कमेंट करना पड़ता है। तो देखिए, एक चीज है, यहाँ पे जो संतोष जी बैठे हैं, ये संतोष भी देंगे, और इनकी ट्रेडिंग कॉल्स पे अगर आप काम करेंगे तो ये आपको धन भी देंगे। तो धन और संतोष का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ऐसे मार्केट्स में जो डिम्पी सर अभी बता रहे थे, बिल्कुल एक्यूरेट बता रहे थे, और उसमें एक और चीज ऐड करेंगे कि इसमें ज्यादा हासिल करना एडवाइजेबल नहीं होगा।
बट एक चीज, जो एक कोट है वॉरेन बफे की, यू शुड बी ऑलवेज ग्रीडी व्हेन द पीपल, व्हेन द मार्केट्स आर फेयरफुल, एंड यू शुड बी फेयरफुल व्हेन द पीपल, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर ग्रीडी। कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में मेरी समझ से मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। और कितनी बार हमने देखा है नवंबर में 22 नवंबर से लेकर अभी तक 22,800 पे सपोर्ट मिलता है और फिर हम बाउंस बैक करते हैं। तो एक स्टैगर्ड मैनर की बाइंग ये देखने को आपको मिल सकती है। और जो मेरी ट्रेडिंग ब्रेथ्स है वो भी आप देखें बाय साइड पे ही है अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने करेक्शन के बाद शॉर्ट साइड पे बैठना मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, और मैं इसको एडवाइस भी नहीं करूंगा। और इसके पीछे आप देखें कारण क्या है। सबसे पहले हम ले आते हैं आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में आप देखें रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट काउंटर है। कहीं ना कहीं इसमें आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो आप इसको खरीदें। और आईआरसीटीसी थोड़े से लेवल ठीक करने होंगे, ये मेरी दूसरी कॉल शेयर हो गई है यहाँ पे। आईआरसीटीसी का जो स्टॉप लॉस है वो 728 का होगा, और यहाँ से टारगेट जो है वो 786 का होगा। इन दो लेवल्स के लिए आप आज आईआरसीटीसी में एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखें बैंक्स में हम देख रहे हैं कोटक बैंक एक ऐसा है जो थोड़ा सा रिजिलियंट है, और कल के मार्केट में भी आप देखें ये इतने कार्नेज में भी थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो कोटक बैंक करंट लेवल्स पे एक अट्रैक्टिव बाय बेट बन जाती है। 1878 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 1960 का टारगेट लेके चलेंगे। ये दोनों ट्रेडिंग बेट मैं समझता हूं आज आपको अपने टारगेट हिट करते हुए दिखा सकती है। सीटीसी पर खरीदारी की राय, 728 का स्टॉप लॉस, 786 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसी के साथ बैंकिंग सेक्टर से कोटक महिंद्रा बैंक, इस स्टॉक पर भी रचित ने खरीदारी की राय दी है, जहां पर 1960 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 1878 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो रचित ने दोनों ही खरीदारी की राय वाले स्टॉक्स दिए हैं, और संतोष जी ने भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय दी थी, लेकिन सीडीएसएल इस स्टॉक पर बिकवाली की राय दी थी। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स पर फोकस करेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में कल काफ़ी कमजोरी दिखी थी, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर पर संतोष जी आपकी राय लेना चाहूंगी। कई सारे स्टॉक्स रियल एस्टेट सेक्टर से जो कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। ओबेरॉय रियल्टी 6% नीचे, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे सभी स्टॉक्स में 4 से 6% की भारी बिकवाली कल के सत्र में दिखी। इस सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर आपका नजरिया पॉजिटिव होगा और शायद रीबाउंड नजर आ सकता है निचले स्तरों से? यस, हम स्टॉक्स की बात करें तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफी ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक्स काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। कुछ हाल आता है तो शॉर्टिंग साइड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन इस स्पेस में कौन सा स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, मुझे लगता है जो रिसेंट एफ फैमिली में शामिल हुआ है फिनिक्स मिल, मुझे लगता है इस स्टॉक में रिलेटिवली स्ट्रेंथ है, इतना गिरा भी नहीं है। और अगर मार्केट में रिबाउंड आता है तो ये स्टॉक पे नजर रखिए, ये आप के पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। तो ऐसे स्टॉक जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जहां फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो इस कमजोरी में ऐसे स्टॉक पे फोकस रख सकते हैं। उनमें से एक फिनिक्स मिल है। ठीक है, तो फीनिक्स मिल्स रियल एस्टेट सेक्टर पर जहां पर नजरिया आपका पॉजिटिव है, लेकिन इस बीच कई सारे नतीजे, खबरों वाले शेयर और ब्रोकरेज रिपोर्ट की पूरी रिसर्च लेकर अब हमारे साथ रिसर्च टीम जुट चुकी है। वरुण दुबे और रविंदर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वरुण, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, नतीजों से शुरुआत करें। लुपिन, वोडाफोन आइडिया, बिरला सॉफ्ट जैसे कंपनियों के नतीजे आए, किस तरह के नतीजे रहे और ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है? डेफिनेटली, तो पहले नतीजों के साथ शुरुआत करता हूं। और यहाँ नतीजे अगर आप देखेंगे तो लुपिन के आए हैं, एनबीसीसी के आए हैं, काफ़ी सारे नतीजे जो है वो यहाँ पे आए हैं। और इसमें लुपिन सबसे पहले देखते हैं, तो नतीजे अच्छे लग रहे हैं लुपिन के ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखेंगे, क्योंकि कंपनी की जो ओवरऑल आय है उसमें करीब 10.5% की बढ़ोतरी। लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आप देखिए, करीब यहाँ पे 21% से बढ़ के कंपनी के जो मार्जिन है वो 25.1% पे आए हैं। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 39% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ पे देखने मिली है, 859 करोड़ पे आया है। वोडाफोन की बात करते हैं तो थोड़े बहुत मिले जुले नतीजे हैं। लोगों को पता था कि घाटा आएगा, घाटा आया है 6,600 करोड़ रुपए का, लेकिन अनुमान से कम घाटा आया है। वही आरपूस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सुधार देखने मिला है 4.7% का, 173 पे ये आया है 166 से बढ़ के, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। अब बात करते हैं बिरला सॉफ्ट की, तो थोड़े वीक
नंबर्स नजर आ रहे हैं। ऑपरेशनली अगर आप देखें तो मार्जिन थोड़े गिरे हैं, मुनाफे में 8.3% की गिरावट है, रेवेन्यूज भी 0.4% गिर के आए हैं। IRCTC ऑपरेशनली ये भी वीक है क्योंकि मार्जिन में 130 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट है, मुनाफा 13.7% बढ़ा है, रेवेन्यूज में 9.8% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। अब बात करते हैं बर्जर पेंट्स की। तो देखिए सबको पता था कि नंबर जो है थोड़े बहुत कमज़ोर रहेंगे। ऑपरेशनली अगर आप देखेंगे तो 80 बेसिस पॉइंट की गिरावट, एबिटा मार्जिन 15.9% पे आया है, मुनाफा 1.4% गिरा है, लेकिन रेवेन्यूज 3.2% बढ़े हैं। और कंपनी का कहना है कि हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ जो है डेकोरेटिव सेगमेंट पे इन्होंने यहाँ पे क्लॉक की है। सीक्वेंशियली अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में ग्रोथ देखने मिली है। जाहिर सी बात है कुछ फेस्टिव का भी इम्पैक्ट है, लेकिन कंपनी कह रही है कि वो मार्केट शेयर भी गेन करते जा रहे हैं। Q3 में भी उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया था और 20% प्लस इनका मार्केट शेयर हो चुका है, ये कंपनी का कहना है। इरकॉन इंटरनेशनल नंबर्स कमज़ोर है, रेवेन्यू 10% गिरे हैं, मुनाफा 65% गिरा है, मार्जिन में भी 8.8% से गिर के 5% पे आए हैं, तो भारी भरकम गिरावट। NBCC अच्छे लग रहे हैं नंबर्स, रेवेन्यूज़ में 16.6% की बढ़ोतरी है, मुनाफा 25% बढ़ा है। और सेल अगर आप देखेंगे तो नंबर्स वी के हर पैमाने पे मुनाफा 66% गिरा है, एबिटा मार्जिन में भी अच्छी खासी गिरावट है, करीब 90 बेसिस पॉइंट के आसपास की। अब बाकी की बात करेंगे तो जो खबरों के दम पे जो स्टॉक्स है उसमें ल्यूपिन, नंबर्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक ऐलान किया है कि जो O2C कारोबार है उसको स्लम सेल बेसिस पे अपने सब्सिडरी में ये ट्रांसफ़र करने वाले हैं, जिसका गठन ये आगे करेंगे। और एक सब्सिडी का गठन किया है ल्यूपिन लाइफ कंज्यूमर हेल्थ केयर, तो इस पर आप इस खबर के चलते नजर रखिएगा। टाटा स्टील, फिच ने इस कंपनी की जो डेट इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, AA+ पॉजिटिव से अब AAA स्टेबल कर दिया है। TVS मोटर्स पे नजर रखिएगा, कर्नाटका सरकार के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो है कर्नाटका में ये करेंगे और साथ ही साथ मैसूर में अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड करेंगे। BML पे नजर रखिएगा, STX इंजन फोर्ज के साथ इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, एडवांस डिफेंस एंड मरीन इंजन सोल्यूशंस के लिए पार्टनरशिप जो है वो की गई है। BHEL, इनको LOI मिला है DVC स्टीम जनरेटर के लिए, थर्मल पावर स्टेशन के लिए बेसिकली MOU है, और जो ऑर्डर की साइज़ है वो 6,200 करोड़ रुपए के आसपास की है, तो ये इंटरेस्टिंग है। ऑयल इंडिया पे नजर रखिएगा, इन्होंने पेट्रोब्रास के साथ एक MOU साइन किया है, इंडिया एनर्जी वीक जो चल रहा है उसमें ये MOU साइन किया गया है। और आखिरी में ह्यूंडई पे नजर रखिएगा, हाल ही की लिस्टिंग कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में इसको शामिल किया गया है। इन्फ्लोज आ सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी कह रही है, इसके चलते इस स्टॉक पे आप रखिएगा अपनी नज़र। तो ये तो खबरें वाले स्टॉक्स थे, साथ ही साथ मैंने अर्निंग्स क्या है वो भी बता दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पे क्या है और कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे रिपोर्ट आई है, और ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंदर जुड़े हैं। रविंदर, बताइए कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे रिपोर्ट आई है? जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे देवयानी इंटरनेशनल से, जहाँ पे नुवामा ने नोट निकाली देवयानी पर और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 214 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो Q3 का जो इंडिया बिजनेस जो परफॉर्मेंस था वो वीक रहा है। और अगर बात करें KFC की, तो KFC का जो SSG रहा है वो वीक रहा है, लेकिन ब्रांड का जो मार्जिन है उसमें सिक्वेंशली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और मैनेजमेंट अभी भी बुलिश है KFC को लेकर, और मैनेजमेंट कंपनी जो है कंटिन्यू करेगी इन्वेस्टमेंट इन KFC में। और उनका जो है कॉशियस है अभी भी पिज़्ज़ा हट पर। अगर नुवामा का कहना है कि जो ग्लोबल चैलेंज जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद जो थाईलैंड का बिजनेस है वो स्टेबल रहा है। अगला जो है अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पर नुवामा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 8,200 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो कंपनी जो है 15% का जो है हॉस्पिटल रेवेन्यू अचीव कर सकती है और ग्रोथ जो है वो सपोर्टेड करेगी इन्वेस्टमेंट इन स्पेशलिटी सर्विसेज और 1700 नए बेड अगले 2 साल में। उनका कहना है कि जो स्लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ है अपोलो 24/7 में देखने को मिल सकती है, लेकिन ब्रेक इवन जो है उसके जो एफर्ट है वो कंटिन्यू रहेंगे। और नुवामा ने जो है FY 26 और 27 का जो एबिटा है एस्टिमेट है वो 3 से 5% पर घटाया है। इसी के साथ साथ बिरला सॉफ्ट भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कल कंपनी ने तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे, तो उस पर नुवामा ने रिपोर्ट निकाली बिरला सॉफ्ट पर और उन्होंने मेंटेन रखा है रेड्यूस रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 465 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि जो ग्रोथ और डील विन रहे हैं कंपनी के वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। और रेवेन्यू में जो है उसमें Q4 में भी कंपनी का जो Q4 का रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है एक्सटेंडेड फॉरलॉक्स और क्लाइंट रैम्प डाउन के वजह से। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है FY 25 और 26 का जो EPS एस्टिमेट है वो 5 से 10% पर घटाया है। आखिर में बात करेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्री पर, जहाँ पर सिस्टमेटिक से मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग और टारगेट प्राइस जो रिवाइज किया 214 पे, जहाँ पे उनका कहना है कि जो Q3 जो था कंपनी का उसमें इम्पैक्ट देखने को मिला है वीक डिमांड और इंटेंस कॉम्पिटिशन के
चलते और हायर कंपटीशन के चलते कंपनी ने बिगर डिस्काउंट दिए थे, तो उसका चलते कंपनी का जो रियलाइजेशन और मार्जिन्स में इफेक्ट देखने को मिला Q3 में। सिस्टमेटिक्स ने एबिटा एस्टिमेट जो है रिड्यूस किया है फिनोलेक्स इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 4% ड्यू टू लोअर मार्जिन एक्सपेक्टेशन के चलते। ओके ठीक है, ये कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं, खबरों वाले शेयर्स भी हमने पूरा एक रिकेट से ना कि लिंक आपके सामने रख दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ खबरें वगैरह कौन सी हैं। अब आ जाते हैं सीधा आज के ट्रेड पर। रचित खंडेलवाल, संतोष मीना, आदित्य अग्रवाल भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और थोड़ी देर में ध्वनि पटेल और नरेश मेरानी, राहुल शाह, ये सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ जाएंगे। इनफैक्ट राहुल सर तो मेरे को दिख ही रहे हैं। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज मैं कुछ एक शेयर्स के साथ करता हूँ शुरुआत। पहले ल्यूपिन पे आते हैं, नंबर्स बताए जा रहे हैं ठीक है। रचित बताइएगा आज ट्रेड कैसे लेना है ल्यूपिन में। नंबर्स ठीक बताए जा रहे हैं, प्रॉफिट 38% बढ़ा है। ये बिल्कुल सही है, नंबर्स ठीक हैं और प्रॉफिट्स में भी इजाफा है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि नंबर्स के पहले थोड़ा सा ये करेक्ट डाउन भी कर चुका है। मेरी समझ से अगर आपको आज ये ओपनिंग ट्रेड में प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही मिलता है तो यहाँ पे एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और ये बाय इनिशिएट करके अगर आप इमीडिएट टारगेट देखेंगे जो कि आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं, वो होगा 2200 का। और क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और थोड़ा सा डर बनाए रखना और उसको फॉलो करना सही है, तो एक फिक्स स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 2020 रुपीस का। 2200 का टारगेट, 2020 का स्टॉप लॉस, क्लोजिंग के आसपास खुलता है, बिल्कुल बाय करना चाहिए। ठीक है, एक और शेयर में जरा पता कर लेता हूँ, वो भी अर्निंग के हिसाब से ही है। बर्जर पेंट के नंबर इनलाइन बताए जा रहे हैं, कुछ हद तक खराब हैं, कुछ हद तक ठीक हैं। जैसे मार्जिन्स हैं उनके करीब 0.8% के आसपास कम हुए हैं। रेवेन्यू 3% बढ़ा है, प्रॉफिट करीब 1.5% घटा है, बट गाइडेंस ठीक दी है। ठीक है, तो कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक खराब है। शेयर के अंदर पिछले 2-4 दिन से काफ़ी हलचल थी। संतोष सर एक बार ज़रा बर्जर पेंट के बारे में बताइए तो क्या करना चाहिए। यस जिम्पी, ये थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर कर रहा है और नतीजे भी थोड़े बेटर नजर ही आ रहे हैं। सो हो सकता है स्टॉक आज पॉजिटिवली रिएक्ट करे। 466 के आसपास इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, तो वो स्टॉप लॉस रहेगा अगर कोई पोजीशन होल्ड करता है। अगर यहाँ से तेजी आती है तो आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 501 रुपए का, जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है, और जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो आ रहा है 515 रुपए के आसपास, तो वहां तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, डन। अब राहुल शाह भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। उनसे जरा करते हैं बातचीत। राहुल सर नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। MSCI इंडेक्स के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 28 तारीख से बदलाव होगा और उसमें हिंडई मोटर्स जो रिसेंट लिस्टेड कंपनी है वो उसका पार्ट बनने जा रही है और अदानी ग्रीन्स उससे बाहर हो जाएगी। हिंडई मोटर्स का टेक्निकल चेकअप करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कॉल मैं आपसे पता करना चाहता हूँ हिंडई के अंदर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो कर ले। मैं ये ध्यान में रखूंगा कि यहाँ MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स का भी ये पार्ट बन रहा है। हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हम देख रहे हैं मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी काफी सारे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आपको यही एक ट्रिगर है बाजार में, मेरे ख्याल से हुंडई के लिए, तो देन आई डोंट थिंक सो कि ये ट्रिगर शॉर्ट टर्म लिव्ड हो सकता है। तो उसमें मेरे के हिसाब से ऐसा कोई बड़ा नहीं, लेकिन कोई लंबा अर्से के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है हुंडई ऐसे थीम में, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए किया जा सकता है। पैसेंजर व्हीकल्स में मेरे ख्याल से दो ही मेरे और कनेक्ट करते हैं अफसर आपको वापस से। आपकी मेरे को तो पहले की 3-4 लाइन अच्छे से समझ में आई, उसने आपने मोटा मोटी क्रक्स तो बता दिया। मिले जुले विदेशी संकेतों के बीच क्या आज भारतीय बाजार के लिए बेयर्स का आतंक रहेगा जारी या फिर बुल्स का पलड़ा होगा भारी? आधे घंटे के भीतर भीतर इसका जवाब हमें मिल जाएगा जब भारतीय बाजार खुलते हुए दिखेंगे। फिलहाल इस वक्त की तस्वीर अगर देखें, गिफ्ट निफ्टी में करीब 40 अंकों की मजबूती के साइंस हैं। अमेरिकी बाजार कल मिले जुले बंद हुए, ज्यादातर एशियाई
बाजार में बढ़त के साथ कामकाज है। एफआईएस की कैश मार्केट में सेलिंग कायम है और खबरों के दम पर ढेर सारे स्टॉक्स जो हैं वो नतीजों के साथ साथ रिएक्ट करते हुए आज के सत्र में देखने को मिलेंगे। आज ही के नतीजों की अगर बात करें, वायदा बाजार में एचएएल, भारत फोर्ज, सीमेंस, पीएफसी जैसी कंपनियों के नतीजे आते दिखेंगे। इसी के साथ साथ जुबिलेंट फूड, अशोक लेलैंड, मुथूट फाइनेंस के नतीजों पर भी आज रहेगी नजर। रचित खंडेलवाल है हमारे साथ, संतोष मीना है, राहुल शाह है, सारे के सारे एक्सपर्ट्स टेक्निकल और फंडामेंटल पैनल पर हमारे साथ जुड़े हैं। आइए कुछ खबरों के दम पर स्टॉक्स पर भी उनसे बातचीत कर लेते हैं। रचित, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बीएचईएल के लिए खबर आई है, कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है कॉन्ट्रैक्ट के लिए 6,200 करोड़, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आंकी जा रही है। एक्सचेंज में फाइलिंग कंपनी ने दाखिल की है और कल के सत्र में देखिए बाजार की कमजोरी के साथ ही बीएचईएल के स्टॉक में भी कमजोरी के साइंस नजर आए, लेकिन खबर के लिहाज से आज हो सकता है कि एक इम्पैक्ट बनता दिखे। टेक्निकली चार्ट्स क्या कह रहे हैं बीएचईएल के? देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि एक अगर न्यूज के चलते इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे एक बाय साइड मूवमेंट देख सकते हैं, और अगर आपके पास पोजीशन है तो आप इसको बिल्कुल होल्ड भी करके चले, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है अराउंड 190 लेवल्स का, और अगर सपोर्ट आता है और किसी भी तरीके से अगर ये 208 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है तो आपको ये आज ही के दिन 216 रुपए तक का मूवमेंट भी दिखा सकता है। ओके, तो चलिए बीएचईएल के लिए एक न्यूज फ्लो के चलते इम्पैक्ट नजर आ सकता है। बाजार खुलने के साथ इस पर भी फोकस रहेगा। टीवीएस मोटर पर भी नजर होनी चाहिए। कर्नाटक सरकार के साथ 5 साल के लिए कंपनी ने करार किया है। संतोष, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहेंगे, 2000 करोड़ रुपए का एक निवेश इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर शुरू करने की कंपनी योजना बनाकर चल रही है। एक तो टीवीएस मोटर और साथ ही क्योंकि सेक्टर की बात कर रहे हैं, भारत फोर्ज ऑटो एंसिलरी स्पेस में आज इस कंपनी के भी नतीजे आने वाले हैं। नंबर से ठीक पहले कल हमने देखा था कॉशियस ट्रेंड भारत फोर्ज में नजर आया। दोनों स्टॉक्स किस तरह से टेक्निकली चार्ट्स पर दिखते हैं? गुड मॉर्निंग। सो टीवीएस मोटर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर रिलेटिवली बेटर है, क्योंकि स्टॉक अपने मोस्टली सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऊपर से एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन अब अपने डिमांड जोन के आसपास ये 2500 से आपका 2400 का जो एरिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो आप इस जोन में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट मार्केट कंडीशन ऐसी है, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर मार्केट थोड़ा भी सपोर्टिव रहता है तो ये मुझे लगता है आउट परफॉर्म कर सकता है। आप पोजिशनल ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 2400 का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए, या बाइंग भी कर सकते हैं। ऊपर में अगर बाउंस बैक आता है तो 2660 से 2700 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। भारत फोर्ज का स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रहा है, स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और अब हालांकि धीरे धीरे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, जो अभी 1080 से 1050 के बीच में थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ से हो सकता है 2-3% की गिरावट और देखने को मिले, लेकिन वो लेवल ऐसा होगा जहाँ से हमको शायद एक बाइंग देखने को मिल सकती है। जहां पर ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स दिखे हैं उस पर भी फोकस होना चाहिए। गुड मॉर्निंग राहुल, सवाल आपसे होगा हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक एंड फार्मा स्पेस में। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो कई सारी इंटरेस्टिंग आज ब्रोकरेजेस पर आई हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी स्पेस है, परसिस्टेंट सिस्टम है, देवयानी इंटरनेशनल जैसे काउंटर्स हैं, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अपोलो हॉस्पिटल पर न्यूवामा की जो रिपोर्ट आई है इस पर नजर है। हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा वैसे तो डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालने का काम करना चाहिए, लेकिन इस वक्त कह सकते हैं कि टेक्सचर इतना खराब हो गया है कि ये भी बाजार को संभाल नहीं पा रहे। बहरहाल इस रिपोर्ट की अगर बात करें, लक्ष्य घटाए गए हैं, खरीदारी की राय भले ही बरकरार रखी गई हो। जहां 8,550 के लक्ष्य थे, 8,200 के लक्ष्य अपोलो हॉस्पिटल पर न्यूवामा की इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, फार्मा, इस स्पेस में कोई राय, कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो आपको इस वक्त पसंद आती हो? सो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड हम मार्केट्स में देखें तो आई थिंक जो देख रहे हैं कि लास्ट 1-1.5 महीने से या 2 महीने से जो मंदी चालू हुई है बाजार के अंदर, हमने देखे कि जो बेरिश नोट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक सिंपल क्लैरिटी है कि वहां पे जहां जहां पे भी वैल्यूएशन मिसमैच है, यहाँ पे जहां पे भी वैल्यूएशंस महंगे स्टॉक्स हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, और जहां पे म्यूटेड ग्रोथ है, उस सब स्टॉक्स के अंदर पिटाई देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से उसमें सेक्टर देखा नहीं गया है कि कंजम्पशन है, ये क्या डिफेंसिव है, या कोई दूसरा कोई सेक्टर है। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने ये एक थीम देखने को मिली है। तो हमने पिटाई देखने को, जैसे हमने बात करें तो ट्रेंड के स्टॉक के अंदर हाई ग्रोथ पी वाले वो स्टॉक के अंदर पिटाई देखी। बीएससी के अच्छे नतीजे के बाद भी हमने देखा कि पिटाई देखने को चली। तो जहां जहां से भी हमने
थोड़े वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं है, और क्योंकि आज की तारीख में बाजार गिरने के बाद काफी सारे स्टॉक्स के अंदर वैल्यूएशन कंफर्ट आता हुआ देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ऑब्वियसली ये हमने देखा है कि ये अंदर, हालांकि मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन के लिए डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक्स है कि हॉस्पिटल एज अ स्टॉक्स डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड रहेगी मेरे ख्याल से, तो ये एक सेक्टर है जो पोर्टफोलियो में एलोकेशन जरूर किया जा सकता है, तो उसमें अपोलो हॉस्पिटल डेफिनेटली एक प्रेफर्ड रहेगा। सेकेंडली आप बात करें फार्मा स्पेस के अंदर, तो मेरे ख्याल से फार्मा स्पेस के अंदर मिक्स बैग रहा है रिजल्ट परव्यू के अंदर, और मेरे ख्याल से जो अच्छे जहां जहां पे भी नतीजे अच्छे आए तो मेरे ख्याल से रीरेट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सन फार्मा नंबर्स ठीक ठाक थे, बहुत ही अच्छे नंबर्स थे, स्टॉक्स हैज डन नथिंग पोस्ट नंबर्स के बाद, बिकॉज स्पेशलिटी डिवीजन बहुत ही अच्छा कर रहा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग रहा है, तो ये मेरे ख्याल से लॉन्ग किया जा सकता है फार्मा स्पेस के अंदर, तो ये मेरी राय रहेगी फार्मा में। तो फार्मा स्पेस डिफेंसिव के तौर पर काम करेगा और लिस्ट डाउन करने हैं इन स्टॉक्स को, और सही समय इनफैक्ट एंट्री लेवल्स आपको मिल रहे हैं इस वक्त, और अच्छे कैटेगरी के स्क्रिप्ट्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल ज़रूर करके चल सकते हो। इसमें अपोलो हॉस्पिटल के नाम को भी बनाकर रखना चाहिए। लेकिन महज 4 मिनट बचे हैं, प्री ओपन टिक्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। और कल के सत्र की अगर बात करें, हमने बुलियन मार्केट का जिक्र किया था, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में तो धड़ाम कह सकते हैं, बिकवाली का दबाव ही हावी होता रहा ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेडिंग सेशन। लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में काफ़ी सारा एक्शन था, उसमें नॉन एग्री कमोडिटी में इन पर्टिकुलर प्रेशियस मेटल्स जैसे कि सोने चांदी की चाल और साथ ही एनर्जी पैक पर भी फोकस रहा। कल गोल्ड ने फ्रेश हाइज बनाए थे, एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर 86,350 के नए स्तर बना रहा था। वहीं आज के सत्र में देखें तो रिकॉर्ड स्तर से हल्की सी नरमी देखने को मिली है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी तेजी जारी है और घरेलू बाजार में भी सोने चांदी की तेजी जो है वो बरकरार नजर आती है। गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर एक राय होनी चाहिए। रचित, मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस एंड साथ ही ज्वेलरी स्टॉक्स में भी अगर कोई टेक इस वक्त बनता है तो देखिए, कहीं ना कहीं इनको इन्वेंट्री का बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा, बट गोल्ड फाइनेंस कंपनी में आप लेटली देखें, इनको एक और जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इनके एनपीएस जो हैं, क्योंकि कुछ कुछ इनकी जो लोन बुक होती है वो जिस किस्म की होती है उसमें आपको एनपीएस जो देखने को मिल रहे हैं, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बनता है कि अगर एनपीए हो भी रहे हैं तो इनकी जो एसेट है, जो इनका एक सिक्योरिटी जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। बट जिस तरीके से सिचुएशन अभी बन रही है और एनपीएस इनके बढ़ रहे हैं, वो कमिंग क्वार्टर्स में एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो मेरी समझ से अभी इनसे एक दूरी बनाए रखें। गोल्ड की प्राइस जरूर बढ़ रही है, मगर इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो अभी इनके ऊपर कोई पॉजिटिव व्यू पॉइंट देना मैं सही नहीं समझूंगा। ठीक है, कल कुछ बढ़ने वाले शेयर्स थे जिसमें से ऑयल इंडिया का नाम सबसे ऊपर था, वहाँ पे परसेंटेज गेन भी था और वॉल्यूम भी था। संतोष सर, क्या वो चलेगा आज भी? जरा चेक कर सकते हो ऑयल इंडिया। यस डिम्पी, कल के क्लोजिंग शो में मैंने एक ऑयल इंडिया में बाइंग सलाह भी दी थी, जो 1:30 बजे का शो था। तो मुझे लग रहा है कि कल के वीक मार्केट में भी डेज हाई पे बंद हुआ, तो शायद ये स्टॉक में वो स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज की ओर जा सकता है, जो करीबन 429 का है। तो कोई अगर बाइंग से ट्रेड लेना चाहे तो यहाँ भी देख सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा उसको 405 रुपए का। ठीक है, एक दो शेयर जरा और भी चेक कीजिएगा जिसमें थोड़ी हाई डिलीवरी है। इंडिगो के अंदर डिलीवरी वॉल्यूम करीब 72% का है, एवरेज 61% होती है। हायर द डिलीवरी, और अगर वो एवरेज से भी ज़्यादा है तो शेयर जल्दी जल्दी क्रैक नहीं करते, क्योंकि डिलीवरी का वॉल्यूम शेयर को ज़्यादा क्रैक होने नहीं देता। एक बार इंटरग्लोब एविएशन, ये भी आप चेक करना संतोष सर, आप ही चेक करो। मैं इसमें काफी बुलिश हूं। मुझे लगता है कि अभी के इस जो मार्केट में माहौल चल रहा है उसमें ऐसे स्टॉक्स पिक करना चाहिए जहां आगे जाके ग्रोथ विजिबिलिटी नजर आ रही है और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो इसको खरीदारी कीजिए। ये स्टॉक अपने एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। आप 4240 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, और इमीडिएट टारगेट रहेगा 4500। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है तो इस स्टॉक को डेफिनेटली अभी के करेंट माहौल में एक्यूमुलेट करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। इकलौती ऐसी कंपनी है जो बड़ी कंपनी भी है और लिस्टेड भी है, हालांकि इसका पीयर भी है अगर आप देखना चाहें तो स्पाइस जेट, बट वो थोड़ा साइज़ में भी छोटा और प्राइस में भी छोटा है। ये साइज़ में भी बड़ा है और प्राइस में भी बड़ा है, तो इस लिहाज से मैं इसको सिर्फ इकलौती ऐसी कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाटास की जो कंपनीज़ है वो प्रॉपरली लिस्टेड नहीं है अगर आप बिज़नेस के हिसाब से देखें, जिसमें विस्तारा और एयर इंडिया शामिल है। दोनों का क्लब है अब तो, खैर एक्चुअली। एक और शेयर है पॉलिसी बाजार, कल उसकी ज़ोरदार पिटाई हुई, 7% टूटा।
ना केवल कल टूटा है बल्कि पॉलिसी बाजार के अंदर ठीक ठाक करेक्शन आ चुकी है। एक बार जरा आप इसका मंथली और इसका 6 महीने का चार्ट और अगर आप दिखा पाएँ तो करीब 3 महीने का चार्ट भी दिखा दीजिएगा तो थोड़ा और आपको और आइडिया लग जाएगा। रजित खंडेलवाल, पॉलिसी बाजार बॉटम कहीं है या फिर अभी और जाने देनी चाहिए? देखते हैं कितना जाता है। देखिए, एट द वेरी फेस ऑफ इट करेक्ट बहुत ज्यादा कर गया है। तो एक बार को एक मन का लालच होता है, वो बोलता है कि ये कहीं ना कहीं आपके बहुत सपोर्ट के क्लोज आ रहा है, बट जिस तरीके से इसके चार्टिकल पैटर्न्स दिख रहे हैं और सपोर्ट कहीं भी नहीं दिख रहा है, एक बार इसको कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट ट्रैक करके उससे बाउंस बैक आने दें और उसके बाद ही इसमें कोई बाइंग पोजीशन बनाएं, क्योंकि पेन इसमें कहीं जाता हुआ भी दिख नहीं रहा है। और जिस तरीके का चार्टिकल पैटर्न है, कोई बड़ी बात नहीं कि यहां से भी अभी आपको करीबन 100-125 रुपए का डाउनसाइड और देखने को मिल सकता है। तो वहां पे नियर अबाउट 14, 20, 25 के लेवल्स पे अगर कहीं सपोर्ट मिले और रिवर्सल के साइंस दे तो कुछ करें, अभी इसको छोड़ दें और कुछ ही और स्टॉक पे फोकस करें, वही बेटर रहेगा। ठीक है। राहुल शाह, एक क्वेश्चन ये है कि देश के प्रधानमंत्री इस समय भी यूएस में हैं। हम इस बैठक से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस तो नहीं डाल रहे कि मार्केट को एकदम से तोड़फोड़ मचा के ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ डील होने जा रही है, ऐसा कुछ साइन होगा, बल्कि हाँ, जो होने वाला डैमेज था, मान लो डिपोटेशन का होता या टैरिफ्स का होता, उसको हद तक हो सकता है, दो बड़ी डिग्निटीज़ बैठ रही हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, तो शायद हो सकता है वो इस डैमेज को काफ़ी हद तक कंट्रोल करे। डैमेज कहाँ पे कंट्रोल हो सकता है और उसका मार्केट कनेक्शन क्या है? कोई फर्क पड़ेगा सर? क्या मेरे ख्याल से टैरिफ वॉर होगा इंडिया पर्सपेक्टिव तो ना मैं जानता हूँ ना मोदी जी, वो तो खाली ट्रम्प जी जानते हैं। तो मेरे ख्याल से वो तो बात करने और या कमेंट करना मुश्किल रहेगा। लेकिन बात करें, मेरे ख्याल से फर्क जरूर पड़ेगा। जिस तरह से मीटिंग होता है, जिस तरह से जाते हैं, तो मेरे ख्याल से जो लेवल पे कहाँ कुछ डैमेज हो सकता है तो कंट्रोल जरूर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जिस तरह से बाकी हम देख रहे हैं कि ट्रम्प सर की रोज एवरी सेकेंड और थर्ड डे कुछ ना कुछ ट्वीट टैरिफ पे ये हुआ है, तो हमने देखा है कि बाजार की तरफ उतार चढ़ाव देखा। और यही बाजार मेरे ख्याल से लास्ट 4-5 दिन से देखे तो सेल ऑफ का कारण भी यही है। तो माय सेंस इज, आई थिंक इंडिया का डैमेज कम हो सकता है। तो माय व्यू इज के देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है और फिर व्हाट इज द कमेंट्री फ्रॉम देयर। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हाँ, जब इस तरह की बातचीत होती है तो डैमेज कंट्रोल की एक प्रोसेस स्टार्ट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ हो। हालांकि मैं इस मीटिंग से, मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे को कोई बहुत ज़्यादा सेंस तो नहीं आ रहा है। मैंने एक क्वेश्चन राहुल से इसलिए पूछा कि शायद वो कुछ अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन उनका भी ऑलमोस्ट वही स्टांस है जैसे मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, ये फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस समय कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर ही माने। तो कुल मिला के राहुल और मेरी सोच एक जैसी ही मान रहे इस टॉपिक पे, मोटा मोटी समझ लीजिएगा। मेरे को लगता है एक मीटिंग है और आएगी और पास ऑन हो जाएगी। मार्केट को तो एफआईज चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहिए, एफआईज चाहिए उसको। तो वो एफआईज एब्सेंट है इस समय मार्केट के अंदर। आशीषा को मैं अपने साथ वापस से जोड़ लेता हूँ ताकि आपको ये बता पाएँ कि 9 बजे के आसपास की जितनी भी खबरें हैं जो इंपॉर्टेंट आज इम्पैक्ट डालने वाली खबरें हैं, नवरत्न शेयर्स कहते हैं उनको हम, वो आपके सामने एक बार वापस से बता दें। अगर आपसे मिस हुआ है या लेट जुड़ते हैं तो ये सेगमेंट ज़रूर देखा कीजिएगा, आपको 9 इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स आज के पता लग जाएंगे। आशीषा बताएं प्लीज़। 9 के नवरत्न में सबसे पहले MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में जो चेंजेस किए गए हैं उसके चलते कई स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। Hyundai इंडिया को शामिल किया गया है इस इंडेक्स में और अदानी ग्रीन को निकाल दिया गया है। कई सारे स्टॉक्स जिसके वेटेज बढ़ाए और घटाए गए हैं। 28 फरवरी से ये चेंजेस लागू होंगे, तो इसके चलते कई सारे स्टॉक्स पर नजर रहेगी। Hyundai प्री ओपन में 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। नतीजों के दम पर लुपिन, जहां पर नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, रेवेन्यूज़ 10% के ग्रोथ
ग्रोथ यहाँ पर दिखी। मार्जिन्स भी एक्सपेंड होते हुए नजर आए। 25.2% पे मार्जिन्स आया है वर्सेस 21% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। वोडाफोन आइडिया जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स की नजर रहती है, नतीजे ठीक ठाक रहे, मिले जुले नतीजे इस तिमाही में दिखाई दिए। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU जिसे हम कहते हैं उसमें 10% का उछाल दिखा सीक्वेंशियल बेसिस पर, जो एक पॉजिटिव था। दो कंपनियां जिसको नए ऑर्डर्स मिले हैं, सबसे पहले BEML जहां पर कंपनी ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है एडवांस डिफेंस और मरीन इंजीनियरिंग सोल्यूशन के लिए, प्री ओपन में 0.6% की तेजी। और BHEL जहां पर 6200 करोड़ का कंपनी को नया ऑर्डर मिला है थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए, जिसके चलते BHEL पर भी अपनी नज़र रखें। इरकॉन इंटरनेशनल जहां पर नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, रेवेन्यूज़ में 10% की घटौती दिखी सालाना आधार पर, और मार्जिन्स जो 8.5% पर थे वो घटकर केवल 5% हो चुके हैं। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे, 3% की गिरावट प्री ओपन में दिखी है। TVS मोटर जहां पर कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, 2000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी कर्नाटका में, जिसके चलते TVS मोटर पर नज़र रखे। कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पर भी ऑर्डर विंस के दम पर नज़र रहेगी, जहाँ पर 1540 करोड़ के नए ऑर्डर्स फर्टिलाइजर प्लांट में कंपनी लगाएगी। एक पर्टिकुलर प्लांट है, 1540 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट होगा। और लास्ट में बिरला सॉफ्ट पर नज़र डालेंगे। नतीजे तो काफ़ी कमज़ोर रहे ही है, सीक्वेंशियल बेसिस पर रेवेन्यू में 0.5% की गिरावट दिखी, मार्जिन्स 10.4% पे आए, लेकिन ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स भी यहाँ पर निकल कर आए हैं। नुवामा की रिड्यूस की रेटिंग बरकरार है, लेकिन लक्ष्य जो पहले 540 रुपये प्रति शेयर था वो अब घटाकर 465 रुपये प्रति शेयर कर दिया। तो कमज़ोर नतीजे और ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस घटाने के चलते स्टॉक पर नज़र रहेगी। प्री ओपन में 2% का कट बिरला सॉफ्ट पर दिखा है। शुक्रिया 9 के 9 रत्न की सूची हमें बताने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस स्टूडियोज में आप लौट आए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और रुपए की शुरुआत, करेंसी की शुरुआत हो चुकी है। 35 पैसे मजबूत खुला है रुपया। आपको बता दें डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूत शुरुआत, और लगातार ये तीसरा सेशन है जबकि रुपया संभलता हुआ नजर आ रहा है। 86 रुपये और 83 पैसे के मुकाबले 86 रुपये और 48 पैसे पर सोमवार के निचले स्तर से जहां डाउन ट्रेंड हमने देखा था, वहां से करीब 1 रुपया और 44 पैसा सुधर चुका है रुपया। तो अच्छी शुरुआत इस वक्त रुपए की करेंसी में। और आपको ये भी बता दें कि कल लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करेंसी एंड इन पर्टिकुलर रुपए की कमजोरी पर अपनी बात रखी। उनका ये कहना था कि करेंसी की मूवमेंट जो है ये काफी हद तक इन्फ्लुएंस हो रही है विद अ मिक्स ऑफ ग्लोबल और साथ ही डोमेस्टिक फैक्टर्स। कई सारे फैक्टर्स हैं और सिर्फ रुपए की कमजोरी नहीं, इमर्जिंग मार्केट में ढेर सारी करेंसीज हैं जो कि वीक हो रही है। बहरहाल हमारे लिए रुपए की करेंसी सबसे बड़ा कंसर्न है, लेकिन रुपए की कमजोरी को ही नहीं देखना है। डॉलर बेहद ज्यादा मजबूत हो चुका है और इमर्जिंग मार्केट्स की ढेर सारी करेंसीज हैं। उनका ये भी कहना था कि करेंसी के फ्लक्चुएशंस जो है उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन महंगाई की नकेल कसना सबसे बड़ा प्रावधान और सबसे बड़ी इस वक्त चैलेंज और कंसर्न जिस पर सरकार पूरी तरह से फोकस करके चल रही है। ये बयान लोकसभा में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करेंसी पर पर्टिकुलरली बात करते हुए दिया था। 23,046 के लेवल्स इस वक्त प्री ओपन में आप देख पाएंगे। निफ्टी में 76,180 के आसपास सेंसेक्स नजर आएगा। बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें, ब्रॉडर मार्केट्स की भी अगर बात करें, साथ साथ कल के सेशन को याद कीजिएगा, ब्रॉडर मार्केट्स में बेहद बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। उसके बाद संभलने की कोशिश भी रही, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट के उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी का मोड जो है वो नजर खास नहीं आ रहा था। हमारे साथ हमारी पैनल पर ध्वनि पटेल भी जुड़ गई हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे जानते हैं उनके रेडार पर बाजार खुलने से पहले कौन से स्टॉक्स हैं। गुड मॉर्निंग ध्वनि, कैसे रीड कर रही है मार्केट को आज? स्ट्रैटेजी क्या बिल्टअप कर रही है और स्टॉक स्पेसिफिक क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग मानसी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स के अंदर जो नजरिया बन रहा है वो डेफिनेटली सेल ऑन राइज का बन रहा है, क्योंकि जो गिरावट है वो हमें कॉन्स्टेंटली हावी होती हुई देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 30 मिनट्स के स्ट्रक्चर को देखें तो ब्रेकडाउन जो कल के सेशन में हमने देखा वो काफी यहाँ पे विजिबल था। ओवरऑल हमने एक जो रैली यहाँ पे देखी 27 जनवरी से लेके यहाँ पर 5 फरवरी तक जो रैली कंटिन्यू हुई थी इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे, उनका ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे इंडेक्स के अंदर
अंदर हमने 78% रिट्रेसमेंट लेवल्स तक भी यहाँ पर डाउनफॉल देख चुके हैं। तो यहाँ पे मेरी तरफ से जो नजरिया बन रहा है वो यहाँ पे आज एक बहुत ही क्रूशियल डे माना जाएगा, क्योंकि 23,000 के लेवल्स के पास हम यहाँ पे खुल रहे हैं। इन लेवल्स को अगर हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो वापस से इंडेक्स यहाँ पे 22,780 का लेवल जो हमने बनाया था लो का, वो वापस रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कॉशियस नजरिया ही बनता है इंडेक्स के अंदर। स्टॉक स्पेसिफिक अभी हाल फिलहाल के लिए कोई भी एक रिकमेंडेशन नहीं रहेंगे। इंडेक्स को यहाँ पे अभी ऑब्जर्व करें। इन लेवल्स पे अगर बेस फॉर्मेशन बनती है और एक बाउंस आता है तो वो बाउंस भी हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ 23,280 के लेवल्स तक, और नीचे की तरफ अगर गिरावट बढ़ती है तो यहाँ पे 22,780। सो यहाँ पे करीब एक आप मान के चल सकते हैं कि क्रूशियल पॉइंट पे हम ट्रेड कर रहे हैं, और इन लेवल्स को पहले ओपनिंग ट्रेड्स में ऑब्जर्व करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेक और ब्रेक का सिचुएशन बन सकता है अगर हम 23,000 को ब्रेक करें। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक फिलहाल मार्केट की ओपनिंग को देखना चाहेंगी अध्वनी, और इंडेक्स स्पेसिफिक बाजार पर रणनीति वो बताती हुई। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर खबरों के दम पर रिजल्ट्स के इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं। एनबीसीसी के अनुमान के मुताबिक, क्या कह सकते हैं, अनुमान से भी बेहतर नतीजे। ध्वनि आपसे ही जानना चाहेंगे, मुनाफे में देखिए 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली, और साथ ही मार्जिन के फ्रंट पर भी सुधार ही रहा। पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स और प्री ओपन में भी उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 2% की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी एनबीसीसी। यहाँ पे मानसी डेफिनेटली काउंटर यहाँ पे ओपनिंग साइड पे हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम दर्शा रहा है। इसको आप ऑब्जर्व करें। फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर हम यहाँ पे नीचे 84.90 का लेवल जो है उसको ब्रेक नहीं करते हैं तो इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं आप। ऊपर की तरफ स्टॉक जो है वो वापस अपनी 200 डीएमए जो बन रही है 95 के पास, उसको रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। ओवरऑल डेली स्ट्रक्चर पे भी बेस फॉर्मेशन हमने देखी है कि 84 रुपीज 80 पैसा 84 रुपीज 90 पैसा का लेवल जो है वो ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इन लेवल्स को अगर हम सस्टेन करते हैं ऑन द लोअर साइड तो इसी को स्टॉप लॉस मान के खरीदारी करके 95 के टारगेट के लिए इसको ले सकते हैं। ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई। इस बीच बर्जर पेंट्स के नतीजे भी आए, और नंबर्स की अगर बात करें, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स। और राहुल, एक फंडामेंटल टेक पेंट स्टॉक्स पर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स, एनर्जी पैक में किस तरह के इम्पैक्ट, कच्चे तेल की चाल का भी एक असर इन पर पड़ता है। और बर्जर पेंट्स की अगर बात करें, प्रॉफिट और मार्जिन के फ्रंट पर तो कमजोरी हाथ लगी। रेवेन्यू करीब 3% बढ़ते हुए देखने को मिले। हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखी डेकोरेटिव सेगमेंट की, और मार्केट शेयर में गेनिंग मोमेंटम तीसरी तिमाही में रहा। बावजूद इसके पेंट स्टॉक्स मानो एक डाउन साइड ही देख रहे हैं। एशियन पेंट्स हो, बर्जर पेंट्स हो, इस सेक्टर पर एक व्यू चाहिए। दो तीन चीजें हैं। एक है, डेफिनेटली मेरे ख्याल से हमने देखा है कि सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है ये सभी स्टॉक्स के अंदर, इन टर्म्स ऑफ सभी पेंट कंपनीज के अंदर। तो जहां जहां पे भी ग्रोथ नहीं है तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाइज भी काफी हद तक महंगे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मार्केट इसको ठीक कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगा और 45 टाइम्स 50 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करेंगे, और मेरे ख्याल से तो कहीं ना कहीं मिसमैच है। हम देखें कि लास्ट 4-5 साल के अंदर भी ये स्टॉक्स ने कुछ ज्यादा मेरे ख्याल से रिटर्न्स इन्वेस्टर को नहीं दिया है। खाली वैल्यूएशन ही घटते हुए देखने को मिला और कंफर्ट आते हुए देखा है। तो मेरे ख्याल से इस सेक्टर में जो गिरावट हो चुकी है, तो यहाँ से अभी रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो सकता है। पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एक एलोकेशन के हिसाब से किया जा सकता है कि जैसे एवरेज पेंट स्टॉक्स 25 से 30% ये साल के अंदर, मतलब लास्ट 1 ईयर के अंदर गिरते हुए देखने को मिले हैं। स्टेबल क्रूड प्राइसेस हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह से बजट में हमने कंजम्पशन ड्रिवन फोकस किया है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा डिमांड यहाँ से शिफ्ट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ओनली एक थोड़ा वैल्यूएशन लास्ट 10 ईयर के एवरेज देखे और इस अभी देखे तो मेरे ख्याल से थोड़ा कंफर्ट आते हुए देखने को मिल रहा है कि जो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन लास्ट 10 साल के साथ एवरेज के कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से तो दिग्गज को ही लिया जा सकता है, वो है एशियन पेंट्स। मुझे लगता है कि जो अगर ट्रेड करना ही है अगर पेंट सेक्टर के अंदर तो एशियन पेंट्स है। और दूसरा मेरे ख्याल से जो ग्रोथ दिखने को मिला है, जो ग्रासिम के अंदर बिरला ओपिस चालू हुआ है, मेरे ख्याल से कल परसों उसको नतीजे भी आए थे, काफी स्ट्रॉन्ग पेंट डिवीजन का कमेंट्री भी उन्होंने दिया हुआ। तो मेरे ख्याल से पेंट खेलना है तो मेरे ख्याल से ग्रासिम ऑल्सो वुड बी अ गुड वे टू प्ले द पेंट बिजनेसेस। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज समय भी आपने निकाला, हमको गाइड भी किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। खैर, इन बिटवीन मार्केट खुल रहा है और आपको जैसे मैंने सुबह ही कहा था, मेरे को इस 45 पॉइंट के गिफ्ट निफ्टी पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। और आज मार्केट्स में अगर आप लेवल के हिसाब से देखें तो निफ्टी बाकायदा इन रेड खुल रहा है, 24 पॉइंट नीचे खुल रहा है, बजाय 45 पॉइंट ऊपर तो छोड़ो 24 पॉइंट नीचे खुल रहा है। तो 23,000 को बचाना है,
कल वाला लेवल्स ही आपके पास भी, कल आप किसी तरह से बचा के गए थे, आज फिर से बचा रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 1 पॉइंट की गिरावट है, यानी कि वो फ्लैट खुल रहा है। आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को शुरुआत में देखते हुए हो रही है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ गैप डाउन कर रहा है और वो भी 15 रुपये। एक तो चल नहीं रहा था, ऊपर से गैप डाउन हो गया और वो वापस से 1220 वाली उसी रेंज में आकर रुक रहा है, जिस रेंज के अंदर टिपिकली इसने पुल बैक देना शुरू किया था और इस 70-85 तक भी चला गया था, लेकिन वापस से 1220 आ गया और ये आज करीब 15 रुपये गैप डाउन कर रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है, पॉइंट अच्छा टेकन नहीं है, इसलिए भी थोड़ा निफ्टी पर अनड्यू प्रेशर है। HDFC बैंक भी आज 8 रुपये की गिरावट के साथ खुल रहा है। इसका मतलब दो देश के बड़े कंपनीज जिनके पास करीब 20% ऑफ द मार्केट कैप है, उन दोनों के पास आज अच्छी ओपनिंग नहीं है। थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिएगा। और जैसे आपको गिफ्ट निफ्टी ने भी दिखा दिया, तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ बना है या कुछ और आपको दिखने लायक होगा। कुछ और शेयर्स जहाँ पे आज छोटा छोटा गैप बनेगा वो है नेस्ले इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, टेक महिंद्रा, L&T, इंडसइंड बैंक, और जहाँ पे कमजोरी है वो है हीरो मोटोकॉर्प, रिलायंस ITC। ये कुछ एक बड़े शेयर्स है, पे गिरावट 1.5 से 2% तक की है। मार्केट ओपनिंग हुई है इस बीच और टिक्स आना शुरू हो गए हैं, और टिक्स आते ही करीब आप मार्केट्स पे देख पा रहे होंगे करीब 38 पॉइंट का नुकसान इस समय आपको निफ्टी पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी करीब 55 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी ओपनिंग में ही कमज़ोर हो गया। आज उम्मीद थी कि शायद थोड़ा डैमेज कम होगा, लेकिन डैमेज स्टार्टिंग से ही होना शुरू हो रहा है। देखते हैं क्या होगा। इंडिया विक्स अब 15 के ऊपर आ चुका है। 15 तक सब कुछ माफ था, बट 15 के ऊपर आके ये एक तरीके प्रॉब्लम क्रिएट करना धीरे धीरे करके शुरू करेगा। और अभी 15-20 के आसपास का विक्स देख पा रहे हैं। थोड़ी देर और वेट करते हैं, चेक कर लेंगे, लेकिन इस समय का 15-20 का विक्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अगर आपके एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल ठीक आ रही है तो 5 मिनट के बाद दिखाना, अभी अपडेट नहीं हुई होंगी। मैं कुछ एक शेयर्स बोलता हूँ, आप दिखाते जाइएगा। पहले मेजोरिटी शेयर्स दिखाइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 15 रुपये नीचे, HDFC बैंक 0.5% नीचे, TCS और इन्फोसिस भी ज़रा दिखा दीजिए। हालांकि कल नेस्डेक के अंदर अच्छी बढ़त एक बार होना शुरू हुआ था US के अंदर, बल्कि जाते जाते वो भी गुम हो गया। तो मैं आज यहाँ का भी चेक कर लेता हूँ। TCS इन्फोसिस फायर कीजिए बॉस। TCS 1% ऊपर, इन्फोसिस भी दिखाना एक बार ज़रा। इन्फोसिस भी करीब 0.5% ऊपर है, तो कम से कम IT से थोड़ी हेल्प आ सकती है। रिलायंस से काफ़ी हद तक डैमेज को IT कंट्रोल कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखा जाए। हालांकि कमज़ोर होता रुपया इनके लिए बेनिफिशियरी होता है, बट पिछले 2-4 दिन से थोड़ा रुपया स्ट्रॉन्ग भी हुआ है। एक बार जरा L&T और HUL भी दिखा दो। HUL के अंदर भी आज आपको फ्लैट कारोबार देखने को मिलेगा। एक बार जरा L&T और दिखाइए। मेरे हिसाब से L&T लाल निशान में होगा और वहाँ पर भी आपको प्रेशर बनता दिख रहा है। अभी हरी निशान में आ चुका है, करीब 5 रुपये पर HUL। तो 6 शेयरों में से 4 शेयर आपके पास हरे निशान में हैं और 2 का मेजोरिटी अभी भी लॉस दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप अभी नो एग्रेशन नो डिप्रेशन के स्टांस को पकड़ के रखिए। फिलहाल इंडिया विक्स बढ़ना तो रुक रहा है, लेकिन मेरे को थोड़ा और समय देना पड़ेगा इंडिया विक्स को उसकी कैलकुलेशंस के लिए। फिलहाल तो 15.06 पे अभी आके रुक रहा है। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। मार्केट के अंदर आज के रिदम वाले प्लेयर कौन कौन से हैं। पहले तो जरा नंबर्स वाले 3-4 शेयर दिखा देना। ल्यूपिन के नंबर आए थे, दिखाते जाओ बॉस फटाफट से। हाँ, मैं जैसे बोलता जा रहा हूँ वैसे फायर करते जाओ। ल्यूपिन दिखाओ। ल्यूपिन के नंबर अच्छे आए थे, ठीक शेयर था, लेकिन आज कुछ खास रिएक्शन नहीं है। NBCC के नंबर्स भी काफ़ी लोग बता रहे हैं कि ठीक है, हालांकि मेरा उतना कैलकुलेशंस ठीक नहीं थे। एक बार NBCC दिखा देना, साथ ही IRCTC दिखा देना, बिरला सॉफ्ट दिखाना। ये 4 शेयर्स तो मोटे तौर पर दिखाओ ही दिखाओ। इन सब का नंबर्स का रिएक्शन आपको स्क्रीन पर देखेगा। हाल हमने टिकर के रूप में भी डाल रखा है, अगर आप वहाँ पर भी चेक करना चाहें तो वहाँ पर भी चेक आप कर पाएंगे। अब इसके अलावा आते हैं अब जरा मूवमेंट वाले शेयर्स पे, यानी कि आज स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है। TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। पहले 5 में से 3 IT की कंपनीज हैं। इसका मतलब निफ्टी का IT इंडेक्स आज काफ़ी हेल्प करने के मूड में है। वेटेज बैंक्स के बाद सबसे ज़्यादा रखता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इसका बेनिफिट आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। अभी निफ्टी IT इंडेक्स हमने बकायदा आपको फायर करके भी दिखाया है, ये आप देख लीजिए, फिर से 0.5% ऊपर है। तो बैंक निफ्टी को और निफ्टी को थोड़ा मैनेज करने में काफ़ी काम आ रहा है। रिलायंस के ओपनिंग के डैमेज को भी इसने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ओपनिंग में तो उतनी ठीक नहीं है, 700 वर्सेस 1200 शेयर है, यानी कि डिक्लाइंस का पलड़ा भी भारी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडाइसिस में भी आपको प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। मार्केट के अंदर थोड़ा रुकिएगा, अभी देखते हैं क्या होता है ना। विक्स बढ़ना रुक रहा है, ये अच्छा साइन है। कुछ हद तक IT का पार्टिसिपेशन है, ये अच्छा साइन है। HDFC रिलायंस में कोई मेजर चेंजेस नहीं आया, अगर इनमें आ जाए तो शायद अब तक आप हरा निशान भी निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर देख चुके होते।
ये दोनों का हरे निशान की वजह से दोनों का जो मेजर कंपोनेंट है रिलायंस एंड HDFC वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है सिर्फ बड़े शेयरों में। अब आ जाते हैं कुछ और छोटे शेयर्स यानी कि निफ्टी से इतर वाले शेयर्स में आपको दिखाता हूँ। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2.5% ऊपर। ऑयल इंडिया का जिक्र हुआ था, कल क्लोजिंग अच्छी थी, आज ओपनिंग अच्छी है, 1.5% ऊपर। वरुण बेवरेजेस 1% ऊपर। चोलाफिन 1% ऊपर। यूनियन बैंक 1% ऊपर। ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहाँ पे शुरुआती आपको हरा निशान दिख रहा है। मझगांव डॉक के अंदर 2%, कोचिन शिपयार्ड 2%। ये सब शेयर आज थोड़े कमज़ोर हैं। ITK के सभी शेयर्स चल रहे हैं? नहीं। कफोर्ज उसमें से एक है जो आज 2% की गिरावट दिखा के IT का अलग थलग पड़ने वाला शेयर बना है। ये आपकी स्क्रीन पर मैं और नोटिस करवा देता हूँ। अब कुछ और ज़रा डेप्थ में जाके देख लेते हैं कि और क्या क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। अगर आप देखेंगे तो UBL करीब 3% ऊपर आया। बर्जर पेंट के नंबर्स का इम्पैक्ट पॉजिटिव आ गया, 2-2.5%। मिले जुले नंबर से इन लाइन थे बट पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा शोभा और कैंपस जैसे शेयर्स भी आज करीब 2% ऊपर हैं। मेरा इंटरेस्ट आज ना ही किसी शेयर्स को ऐसा देख के लग रहा है कि मेरे को एकदम से कूद के आके उसको लेना चाहिए, बल्कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेटल और काफ़ी हद तक IT आज अपना रोल प्ले करेंगे। एक बार ज़रा मेटल काउंटर्स भी दिखाना स्क्रीन पर, मेटल काउंटर्स का इंडेक्स भी दिखाइए। निफ्टी मेटल लिखेंगे आ जाएगा, और 3-4 शेयर मैं आपसे बोलता हूँ मेटल्स के, ज़रा वो भी फायर करके दिखाइएगा तो थोड़ा और आपको आइडिया लग जाएगा। तो मेटल इंडेक्स पे आज मेरा थोड़ा सा उम्मीद ज़्यादा है, तो मैं उसको भी ज़रूर चेक करना चाहूँगा। ठीक है, ये टाटा स्टील, सेल, JSW स्टील ये कल भी अच्छे थे, कल भी इनकी क्लोजिंग ठीक थी, उतनी ख़राब नहीं थी। हिंडाल्को, नाल्को वगैरह भी एक बार ज़रा दिखा दो। ये डॉलर इंडेक्स जैसे ही कमज़ोर होगा ना, ये चलना शुरू हो जाएंगे, और डॉलर इंडेक्स 108 के नीचे आके अभी ट्रेड कर रहा था, थोड़ी देर पहले हमने दिखाया। हीट मैप आपके स्क्रीन पर आएंगे, जल्दी नोटिस कीजिएगा। फिर मेहमानों से आज के ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। स्पीड से फायर करना हीट मैप। हाँ, ज़्यादातर चीज़ें मैंने वैसे बता दी हैं, लेकिन अगर कुछ छूट रहा होगा तो हीट मैप से वो क्लियर हो जाएगा। निफ्टी का हीट मैप अपडेटेड नहीं है, हटा दो इसको। दूसरा, बैंक निफ्टी का एक बार जरा दिखा दीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर अगर कुछ आपके पास ट्रेड है तो मेटल इंडेक्स, यस ये ठीक है, इसके अंदर आपको ज़्यादातर शेयर्स तेज़ दिखेंगे, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। और ये जो स्टील के ऊपर ड्यूटीज़ की खबर आई थी ना बॉस, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। हमने कल भी आपके सामने ये पॉइंट मैंने तो अच्छे से आपके सामने रखा कि मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई ड्यूटी का इम्पैक्ट आएगा अभी मार्केट में। ये निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ICICI, SBI दो बड़े शेयर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन लीडरशिप नहीं आ रही है HDFC से, एक्सेस, ICICI, कोटक से। ये कुछ एक शेयर्स हैं। यूनाइटेड बेवरेज ऊपर है करीब 1.5% के आसपास। HUL, इमामी, डाबर ये स्ट्रेटजिकली प्ले करते हैं मार्केट में। जब भी चर्निंग होगी, डिफेंसिव और फार्मा यानी कि FMCG और फार्मा, ये दोनों अपना अपना रोल प्ले करेंगे, आपको स्विंग ट्रेड के मजे देंगे। आप भले वहाँ पे कुछ ट्रेड देखना चाहे तो ज़रूर देखेगा। निफ्टी IT पे मेरा आज भरोसा थोड़ा ज़्यादा है, मैं थोड़ा मेटल इंडेक्स पे भी भरोसा कर रहा हूँ, और उम्मीद ये करता हूँ कि विक्स अब नहीं बढ़ेगा, साथ ही कुछ रिकवरी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में दिख सकती है। मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ ये बात बोलने में, बट गिरता हुआ विक्स यानी कि रुका हुआ विक्स, थोड़ा सा रिकवरी आ जाए। रिलायंस में और HDFC में ₹1 की रिकवरी नहीं आई है, आप मान के चलेंगे। रिलायंस के अंदर ₹1 की रिकवरी नहीं है। 15 से 15 रुपये खुला था, 15 का 15 रुपये अभी भी टिका हुआ है। बट फिर भी जहाँ पर आपको थोड़ा मोमेंटो दिख रहा है वही पकड़िएगा। उसमें एक मेटल और एक IT आज के सबसे फेवरेबल स्विंग ट्रेड के बेनिफिट आपको देंगे। मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रख रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए फ्लैट लेवल्स पर निफ्टी की शुरुआत होती हुई, लेकिन प्रीवियस डे के रेंज को सस्टेन जरूर किया है। 23,000 के मार्क को बचाकर रखने की कोशिश करता हुआ निफ्टी फ्लैट लेवल्स पर। बैंक निफ्टी की शुरुआत इस वक्त मिड कैप स्मॉल कैप में आज भी बिकवाली हावी। 2 हफ्ते के निचले स्तरों पर इस वक्त कामकाज। गिरावट ब्रॉडर मार्केट्स में बड़ी, करीब 450 अंकों की बिकवाली मिड कैप में, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की गिरावट आप देख पाएंगे। निफ्टी IT टॉप सेक्टोरल गेनर, निफ्टी रियल्टी टॉप सेक्टोरल लूजर, और इस बीच अगर आप देखेंगे IT और मेटल को छोड़ सारे के सारे सेक्टर्स में गिरावट और बिकवाली का दबाव बिल्कुल नजर आ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक चाल की बाजार की अगर आप देखें, यहां पर क्लियरली वॉलेटाइल है मार्केट, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर्स भी अभी हमने आपको सारे के सारे बताएं, जिसमें आगे सबसे IT स्टॉक्स ही हैं, इन्फोसिस, TCS जैसे। बैंक्स फाइनेंशियल्स में ICICI बैंक, और इसके अलावा HCL टेक और टेक महिंद्रा के काउंटर्स हैं जो कि बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्वनि हमारे साथ, आइए अब उनसे उनके ओपनिंग ट्रेड्स जान लेते हैं। ध्वनि, बाजार खुलने का इंतजार था आपको, ओपनिंग आपने देखी, इस वक्त कल ही की तरह की तस्वीर। इनफैक्ट कल जो डाउन ट्रेंड थे वो डाउन ट्रेंड के बाद आज शुरुआत उम्मीद थी कि ठीक ठाक हो, लेकिन इस वक्त तो सेंटिमेंट्स वीक ही नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं शुरुआत बाजार की, और अब कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर?
जी, बिल्कुल मानसी, यहाँ पे बाज़ार की शुरुआत हमने जैसे एक्सपेक्ट करी थी, मेरा नज़रिया यहाँ पे बेयरिश साइड का बन रहा था, तो यहाँ पे वही कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे 23,000 का लेवल अगर हम बचा नहीं पाते हैं, तो नीचे की तरफ में मैंने जैसे बताया, वहाँ पे हमें 22,780 के तक एक गिरावट जो है, वो इंडेक्स के अंदर हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। इसी नज़रिए को ध्यान में रखते हुए आज मेटल्स के अंदर जो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो पहला ट्रेड जो है, वो बाय साइड पे रहेगा, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील का काउंटर जो है, वो आपको यहाँ पे खरीद के चलना रहेगा। नीचे की तरफ में जो सपोर्ट लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे, वो है 948 का। 948 का यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉक ऊपर की तरफ का जो मोमेंटम यहाँ पे बना के रखा हुआ है, वो आपको 990 992 के लेवल्स तक कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 990 के टारगेट्स के लिए इसको खरीद के चले। नीचे 948 का स्टॉप लॉस जो है, वो जीएसडब्ल्यू स्टील में लगा के रखे। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है, वो एक सेल साइड का ट्रेड रहेगा। यहाँ पे ऑरो फार्मा के काउंटर की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन जो है, वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में भी इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे स्टॉक ने अपने प्रीवियस डे लोस को ब्रीच करा है। नीचे की तरफ वापस 1100 रुपए तक का एक फॉल जो है, इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। और ऊपर की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करके रखना है ऑन द हायर साइड, तो वो 1150 का रहेगा। इसके अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:1 का बनता है। तो रिस्की ट्रेड लेना हो तो ही औरबिंदो फार्मा को यहाँ पे प्रेफर करें, अदरवाइज आप जेएसडब्ल्यू स्टील को खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टील पर खरीदारी की राय, रिस्की ट्रेडर्स औरोबिंदो फार्मा पर बेट लगा सकते हैं, लेकिन सोच समझकर इस बाजार में ट्रेड करें। निफ्टी क्योंकि 23,000 के नीचे इस वक्त फिसलता हुआ, बाजार में गिरावट और ज्यादा बढ़ती। बेंचमार्क्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स के ट्रेंड लगातार इंडेक्स पर जो ट्रेंड नजर आ रहे हैं, इसे स्क्रीन पर दिखाएं। 23,000 के नीचे इस वक्त हम देख रहे हैं निफ्टी फिसलता हुआ और गिरावट जो है ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स निफ्टी में। मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट बढ़ी और बैंक निफ्टी में भी वॉलेटाइल ट्रेड्स। कुछ स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर रिएक्ट कर रहे हैं। ऑयल इंडिया के काउंटर को एक बार पुल अप करना चाहिए। खबर यह है कि इंडिया एनर्जी वीक 2025 में कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है पेट्रोब्रास के साथ और ये कह सकते हैं ऑयल एंड गैस स्पेसेस में, ऑयल एंड गैस असेट्स में कुछ कामकाज, कुछ बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स करके चल रही है और उसी के चलते स्टॉक में आज हम देख रहे हैं इनिशियल रिएक्शन ऑयल इंडिया के काउंटर पर नजर आ रहा है। एक राय ध्वनि आपसे जानना चाहेंगे। ऑलमोस्ट 1% के गेन से 416 के लेवल्स पर कमजोर बाजार में स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ। मानसी, यहाँ पे ऑयल इंडिया के काउंटर के अंदर जो यहाँ पे खरीदारी हम देख रहे हैं, तो ये बता रहा है कि गिरते हुए मार्केट में भी यहाँ पे न्यूज को लेके इसके अंदर जो मोमेंटम है, वो पॉजिटिव साइड का बता रहा है। इनफैक्ट अगर हम 30 मिनट्स के स्ट्रक्चर को देखें, तो यहाँ पे स्टॉक ने एक बॉटम फॉर्मेशन बनाई और वहां से हमें अपवर्ड के मोमेंटम जो है वो इसमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहे हैं। फ्रेश खरीदारी अभी मैं सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि 30 मिनट्स के स्ट्रक्चर पे यहाँ पे एक रिवर्सल जो है वो देखने को मिल रहा है। डे के हाई जो हमने यहाँ पे बनाए थे, उनको हमने अभी फिलहाल के लिए सस्टेन नहीं करा है। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 421 के लेवल्स को ऊपर की तरफ वापस क्रॉस करता है, तो आप इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। 427 से लेके 434 तक का मोमेंटम इसके अंदर बना रहेगा और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो आपको 410 का मेंटेन करके रखना है। मिलती हुई क्लियरली न्यूज़ फ्लो है जिसका इम्पैक्ट इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि बाजार में ओवरऑल अंडरटोन जो है वो बिल्कुल बेरिश है। मिड कैप इंडेक्स पर नजर होनी चाहिए। मिड कैप इंडेक्स में करीब 700 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। 23,000 के नीचे निफ्टी और मार्केट के टेक्सचर को या मार्केट की ओवरऑल कमेंट्री पर अगर एक बार नजर करेंगे, हैवी सेलिंग प्रेशर लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रहा है। ये सेलिंग प्रेशर आज भी इस वक्त बरकरार है। बाजार खुलने के साथ ही वीक होते नजर आ रहे हैं और कोई रिस्पाइट इस वक्त नहीं देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट ट्रिगर पॉइंट्स की भी अगर बात करें, इस वक्त कोई ऐसे इवेंट्स या ट्रिगर्स नहीं है जो मार्केट में एक बाइंग इनिशिएट कर सके या फिर बूस्ट अप कर सके मार्केट के करंट सेंटिमेंट को। नतीजों के लिहाज से भी लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट सीजन चल रहे हैं, आखिरी हफ्ता है जबकि मेजर प्लेयर्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसके बाद रिजल्ट का एक फैक्टर भी नहीं रहेगा और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने थे वो भी सारे पैन आउट होते हुए दिख चुके हैं। बाजार और मार्केट पार्टिसिपेंट्स की उम्मीद के हिसाब से ही वो इवेंट्स भी पैन आउट
हुए, जैसे कि बजट में कुछ तमाम ऐलान हुए जो कि पॉजिटिव रहे। क्रेडिट पॉलिसी जिस तरह से एंटिसिपेटेड थी वैसी आती हुई दिखी, लेकिन टेक्सचर इतना कमजोर हो चुका है, बीमारी इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि अब यहां पर दवा बड़ी करनी पड़ेगी बाजार को संभलने के लिए, बाजार की सेहत को सुधारने के लिए। इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक मौके आपको जरूर मिल जाएंगे, लेकिन कॉशियस नजरिया बिल्कुल बनाकर रखें। यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड ध्वनि इनिशियल ट्रेड में बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा है। यूबीएल के चार्ट्स को एक बार देखेंगे, ऑलमोस्ट 2% की गेन्स हैं 2060 के लेवल्स पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। मानसी, डेफिनेटली इसके अंदर जो बाइंग मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड का देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डेली स्ट्रक्चर इसका मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि डेली स्ट्रक्चर पे एक अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक के अंदर आज के सेशन में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ये बाइंग इंटरेस्ट जो है वो सस्टेन करेगा स्टॉक के अंदर। जैसे ही 275 के लेवल्स हम वापस ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं तो ये इंटरेस्ट वापस इसके अंदर सस्टेन होता हुआ देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट 2100 के ऊपर इसके अंदर जो है वो एक ब्रेकआउट पॉइंट भी बन रहा है इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे, और यहाँ पे जो इसकी बढ़त है वो आपको 2200 के लेवल्स तक बनी हुई रहती हुई देखने को मिल सकती है। डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड इसके अंदर मोमेंटम बना रहेगा। आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस जो है वो खास करके ध्यान रखिए, आपको 2010 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ऊपर की तरफ में मोमेंटम जो है वो 2200 तक कंटिन्यू करेगा। तो ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई यूनाइटेड ब्रूवरीज के चार्ट्स पर। और इंडेक्स स्पेसिफिक अगर आप देखें, रियल एस्टेट सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोरी झेलता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। और रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात करें, ध्वनि एक क्विक राय आपसे डीएलएफ के फ्यूचर्स पर भी जानना चाहेंगे। कमज़ोरी है और कमज़ोरी और ज़्यादा हावी होती हुई दिन की शुरुआत से जिस तरह का ट्रेंड है, अगर आप चार्ट्स देखेंगी दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ सीधे के सीधे गेंस फ्रिजल आउट होते हुए या शुरुआत से ही टूटता हुआ, क्या सेल साइड यहाँ पर कोई रणनीति बनती है? जी बिल्कुल मानसी, यहाँ पे अगर आप डीएलएफ के डेली स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इन्हीं लेवल्स के पास स्टॉक की एक बेस फॉर्मेशन बनी थी। इनफैक्ट अगर आप देखें यहाँ पे तो इन्हीं लेवल्स के पास इन जून 24 एक बेस बना था। अभी भी फिलहाल 2 बार स्टॉक ने इसी लेवल को यहाँ पे टेस्ट करा और वहां से हमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो जैसे ही यहाँ पे स्टॉक के अंदर आप 600 यहाँ पे 89 का लेवल जो है वो स्पेसिफिकली मैं मेंशन करूंगी, 689 का लेवल जैसे ही काउंटर के अंदर नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो आप सेल की रणनीति के साथ इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। इसका जो टारगेट प्राइस बनता है तो 666 के लेवल तक यहाँ पे गिरावट जो है वो आपको कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। आज के सेशन में यहाँ पे ओपन हाई की फॉर्मेशन के साथ इंट्राडे वॉल्यूम्स भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो 709 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 689 के नीचे इसको सेल कीजिए 666 के टारगेट्स के लिए। सो 690 के लेवल्स पर ये कर रहा है ट्रेड, 666 तक भी ये लुढ़क सकता है। सेल साइड स्ट्रेटजी डीएलएफ पर इस वक्त कमजोरी को देखते हुए। लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से जुड़ी एक बेहद ज़रूरी इंटरैक्शन आपको अब दिखाते हैं। सिटी गैस में इंपोर्टेड गैस के बजाय बायोगैस पर फोकस रहेगा। आईजीएल के एमडी कमल किशोर ने हमसे खास चर्चा में ये बात कही। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने उनसे लंबी अवधि के करार और दिल्ली में गैस के दाम बढ़ाने पर भी सवाल किए। आइए सुनते हैं वो चर्चा। हमारे साथ आईजीएल एमडी हैं सर। ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। हम इंडिया एनर्जी वीक के प्लेटफॉर्म पे हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, किस तरह के मेजर कोलैबोरेशंस की उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, जैसा आप जानते हैं इंडिया एनर्जी वीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोलैबोरेशन ना केवल आज ये 4 दिन में होगा बट गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में भी वो कोलैबोरेशन कंटिन्यू रहेगा। तो जो 3-4 एरिया जो मेजर हम देख पा रहे हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बायोफ्यूल अलायंस है उसमें एक सीबीजी फ्रॉम सीजीडी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें सीजीडी कंपनीज के, तो सीबीजी एक मेजर सेगमेंट है जहां ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। तो उस सेगमेंट में मेजर अलायंसेस की एक पॉसिबिलिटी हम देख पा रहे हैं। दूसरा एक एलएनजी स्पेस, क्योंकि एक सोर्सिंग का एक मेजर पार्ट 50% एलएनजी रहता है, तो वो एक स्पेस में हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी, क्योंकि ऑल ग्लोबल प्लेयर्स यहाँ पे हैं, सारे जो विदेश के डोमेस्टिक फॉरेन सभी प्लेयर्स यहाँ पे हैं, तो उनके साथ एक अलायंस हम देख पा रहे हैं कि वो एक पॉसिबिलिटी है कि जहां हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें कर सकते हैं। और उसको अगर हम एक अट्रैक्टिव डील, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि 27 ऑनवर्ड्स बहुत सारी एलएनजी मार्केट में आ रही है और करीब करीब 1.5 गुना जो आज की 440 मिलियन मेट्रिक टन की जो कैपेसिटी है वो करीब करीब 700 हो जाएगी। तो इतनी सब एलएनजी आ रही है, तो हमें वो
कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है और सीजीडी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 50% तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो उसको अगर हम एक अट्रैक्टिव प्राइसेस पे सिक्योर कर लेते हैं तो वो देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा और सीजीडी इंडस्ट्री के लिए खासकर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके अलावा बाकी जो सीएनजी स्पेस में ज्योग्राफिकल एरिया है और वो तो डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन का एक मौका मिलेगा, तो वो भी एक डिस्कशन का पॉइंट रहेगा कि कैसे हम डिफरेंट ज्योग्राफीज में उसको कंसोलिडेशन की बात लोगों से कर सकते हैं कि हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और वो कैसे हम कोलैबोरेट करके और ज्योग्राफी को कैसे हम फास्ट पेस डेवलप कर सकते हैं। और लास्टली जो पॉलिसी मेकर्स के साथ भी एक डिस्कशन का एक मौका यहाँ मिलता है कि जो हमें एज ए सीजीडी इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए, क्योंकि यही एक सेक्टर है गैस स्पेस में जो काफ़ी तेज़ी से 10 से 12% की ग्रोथ 4-5 साल में दिख रहा है, तो पॉलिसी मेकर्स के साथ भी बीट PNGRB मिनिस्ट्री के साथ हम एक डायलॉग कर सकते हैं कि कैसे इस सेगमेंट की ग्रोथ के लिए क्या क्या हमें सहूलियत चाहिए। तो वो एक सरकार से गुजारिश कर सकते हैं कि सर ये थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो हम और अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। एक क्वेश्चन सर, डोमेस्टिक गैस सप्लाई को लेकर पिछले दिनों सरकार ने ओवरऑल जो नॉमिनेटेड फील्ड्स हैं उसे गैस सप्लाई प्रोडक्शन में कमी आई थी, उसकी वजह से सप्लाई में सीजीडी को सप्लाई में कटौती की थी, तो उसका कुछ हिस्सा को रिस्टोर किया है। अभी ये स्टेटस क्या है? देखिए अभी जो जितना कटा था, सपोज 100 यूनिट्स कटा था तो उसमें से 50 तो डायरेक्ट हमें APM के फॉर्म में मिल चुका है, बाकी जो 50 है उसमें से 25 वो न्यू वेल गैस के फॉर्म में एलोकेट हो गई है ऑलमोस्ट। तो आप समझ कीमतें कुछ ज़्यादा होंगी उसका, जो जैसे आप जानते हैं 20% उसका प्राइस ज़्यादा है तो 1.2 टाइम्स हो जाता है, आई मीन देन द नॉर्मल प्राइस। तो इसके साथ साथ 75%, जहाँ तक सप्लाईज की बात है, प्राइस की एक बार छोड़ दें तो सप्लाईज 75% के आसपास रिस्टोर हो गई है और थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज जो 25% जैसे बताया कि जो बैलेंस 50% में से थोड़ा प्राइस हाइक है, लेकिन बाकी रिस्टोर हो गई है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में HPHT और न्यू वेल गैस के फॉर्म में और गैस आएगी तो जो बैलेंस क्वांटिटी भी जो कटा था वो भी रिस्टोर हो जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो रिस्टोर होने के बाद फिर जो ग्रोथ जो हम देख पा रहे हैं तो बाकी की जो ग्रोथ है वो फिर हम LNG के फॉर्म में ला पाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि जब कटौती हुई थी तो आपने कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज में CNG की कीमतों में बढ़ोतरी की थी, दिल्ली में नहीं हुआ था, एक मेजर मार्केट है आपका, तो क्या इस बात की संभावना है कि यहाँ भी प्राइस हाइक होगा? देखिए हमने जब ये कटौती के बाद बाकी GAs में 2 से 4 रुपए तक की हमने बढ़ोतरी करी थी, क्योंकि 4 रुपए उस एरिया में करना पड़ा था जहाँ टैक्स का पोर्शन, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स है वैट है उसका पोर्शन ज़्यादा था, तो अभी तक हम उसको एब्जॉर्व कर रहे थे, लेकिन फिर वहाँ पे हमने थोड़ा बढ़ाया था। जहाँ तक दिल्ली की बात है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ एरिया हमें दिखता है और यहाँ बहुत स्ट्रांग ग्रोथ दिख रही है अभी भी, जबकि हमारा 70% सेल यहीं से आता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग ग्रोथ दिख रही है। और क्योंकि कुछ रेस्टोरेशन न्यू वेल गैस और APM के फॉर्म में 75% हो गया है, तो और स्पॉट मार्केट में भी अगर हमें कुछ सॉफ्टनिंग दिखती है कि वो प्राइसेस थोड़े कम आते हैं, तो ये हम एक बार उसको तोल लेंगे कि भाई हमें प्राइसेस और ये देख के कि अगर ज़रूरत है तभी हम करेंगे, ये नहीं कि बस कटा था और ये रिस्टोर हो गया, उस फैक्टर को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो ये फैक्टर तो हमेशा डायनेमिक रहता है ये, तो उसको दोनों को एवेलुएट करके इस पे एक डिसीजन ले लिया जाएगा। तेज गिरावट मार्केट के अंदर आ रही है। IGL के अंदर आपका आधा अधूरा ध्यान होगा क्योंकि आपका आधा ध्यान तो मार्केट के अंदर था। IGL के मैनेजमेंट अगर बहुत अच्छा भी बोल देगी ना तब भी आप पूरा फोकस ही नहीं कर पाएंगे। द रीज़न इज बिंग क्योंकि पानी की तरह मार्केट बह रहा है और आज फिर से 350 पॉइंट का कट लगा। आप जितनी स्पीड से ऊपर नहीं गए ना उतनी स्पीड से वापस से नीचे आ रहे हो और आपको मात्र 6 दिन लगे, जहां से आप टूटे थे वहीं पे आप वापस पहुंच गए। लेवल्स का नुकसान मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। 23,000 जिसको आप बचाने की भरकस कोशिश कर रहे थे, बाजार ने तोड़ दिया। 49,000 को तोड़ने की हो रही है तैयारी, तो यहीं से तो आप चले थे और 50,500 तक का आपने सपना देख लिया था और आप आए भी वहां तक, लेकिन उसके बाद बाजार आपकी स्क्रीन पर है। 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी कैसे साफ होते हैं 2-3 दिन के अंदर ही, इसका बेस्ट एग्जांपल इंडियन मार्केट से चेक करने के लिए। और आज ना जाने रिलायंस को भी क्या है, 29 रुपये की गिरावट के साथ डेज लो है। जितना गैप डाउन हुआ था, मतलब गैप के साथ खुला था, उसको उसने डबल कर दिया, तो फिर बचाएगा कौन। खैर एनी हाउ 1205 रुपये में रिलायंस मिल जाएगा। जिनको 1270 रुपये में भी रिलायंस लेना था उनके लिए 65 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। बॉस आपकी मर्जी है।
नरेश मेरानी और ध्वनि पटेल इस बीच मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बाजार कहाँ पे रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा? अगर हम देखें तो निफ्टी में अभी भी हमने रीसेंट लो ब्रेक नहीं किया है 22,800 का, बट जो ब्रॉडर मार्केट है वहां पे पेन ज्यादा है। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस में नए लो बन चुके हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो ये जो एक पैनिक करेक्शन है वो अभी ग्राइंड होना चाहिए, क्योंकि जो हमने कल फॉल देखा और लास्ट 3 दिन में देखा है, उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि लिवरेज बेस्ड फॉल है, कैश बेस्ड सेलिंग है। तो अगले 1-2 दिन के बाद हमें समझ में आएगा कि एक बार रिकवरी आ जाए थोड़ी, उसके बाद भी ये ग्राइंड होगा। ये ऐसा नहीं है कि शार्प रिवर्सल या शार्प फॉल यहां से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, शार्प रिवर्सल शार्प फॉल यहाँ से आना चाहिए, थोड़ी ग्राइंडिंग और हो सकती है, लेकिन इस चर्निंग में बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं पेनफुल है, बहुत ही इरिटेटिंग है। कल ज़्यादा था, आज तो खैर ओपनिंग में ही काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा दुख कम है, क्योंकि 20 ही मिनट में मार्केट ने डेज लो टेस्ट कर दिए। कल तो फिर भी धीरे धीरे करके मार रहा था आपको। बट एनी हाउ, नरेश भाई कोई शेयर्स हैं आपकी लिस्ट में, आइदर बाय आइदर सेल? अभी भी स्पॉट्स बहुत कम है, तो एक ही स्पॉट है जो लार्ज कैप में अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो भारतीय एयरटेल, जो 1650 ब्रेकआउट के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे बाय होगा, 1650 स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट होगा 1800 का। और दूसरा रहेगा सेल ऑन वरुण बेवरेजेस, जहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो चुका है। सो यहाँ पे 525 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 470 480। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स हमको बार बार यही लिख के भेज रहे हैं कि हम एसआईपी अपनी कंटिन्यू करें कि नहीं करें। एफआईस का तो रुख बहुत ही ख़राब है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी गाढ़ी कमाई भी मार्केट्स के अंदर से नुकसान हो सकता है। देखिए, एसआईपी का मॉडल ही थोड़ा लंबी अवधि के लिए है, आपको साइकिल्स का बेनिफिट होता है, तेज़ी वाला पैसा और मंदी वाला पैसा दोनों लगेगा तभी अच्छी एवरेज बनेगी। इसलिए एसआईपी वालों को तो घबराना नहीं चाहिए। हाँ, बल्क में जो पैसा लगा रहा है मार्केट्स के अंदर, उसको थोड़ा कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि भाई मैं अभी पैसा लगा रहा हूँ, मेरे पास 2-2.5 लाख 5 लाख 10 लाख तक की सेविंग पड़ी है, मार्केट गिरा हुआ है, तो कि मैं एकदम से पैसा डाल दूँ। किसी ने अगर ये 23,200 पे सोचा होगा तो आज वो 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे लेके बैठा है निफ्टी। अगर किसी ने 50,000 पे सोचा है तो आज वो 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी लेके बैठा है नीचे। थोड़ा सावधानी के साथ जिनको बल्क में पैसा डालना है, बट एसआईपी वाले तो अपनी एसआईपी को ना छोड़ना, कंटिन्यू करना, और ये चलता रह सकता है। आगे बढ़ें, कुछ एक और शेयर ज़रा चेक करा लेता हूँ मैं नरेश से और ध्वनि से। मन ही नहीं कर रहा, क्या पूछूं मैं आपसे, लॉन्ग हो नहीं रहा क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं है, शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत तेज़ और जल्दी वाला करेक्शन आ चुका है। फिर भी चेक कराता हूँ मैं, M&M के अंदर आज तेज़ गिरावट है, कोई नियर बाय का बॉटम है ध्वनि M&M? जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे एमएनएम के काउंटर के अंदर जिस हिसाब से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, बॉटम फॉर्मेशन तो अभी मैं नहीं कहूंगी इसके अंदर बन रही है, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल जो इसके अंदर अब नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है 2760 की लेवल्स के पास। ओवरऑल अगर आप इसको डेली स्ट्रक्चर पे देखें तो एक रेंज फॉर्मेशन बना रहा था काउंटर, ऊपर की तरफ में 3250 और नीचे की तरफ में यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल इसने मल्टीपल टाइम्स बनाया है वो है 2730 के लेवल्स के पास, और अभी भी इन्हीं लेवल्स को वापस से रिटेस्ट करेगा काउंटर नीचे तो 2760 के लेवल्स तक एमएनएम के अंदर अभी भी गिरावट बनी रह सकती है। प्रेशर तो है देखिए मार्केट के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो अभी नरेश भाई आपको बता रहे थे कि ओवरऑल मार्केट्स के अंदर थोड़ी ज़्यादा डैमेज हुआ क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी बड़े मात्रा में रिटेलर्स के पास पड़े रहते हैं, और वहाँ पे जो डैमेज है वो आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा बड़ा डैमेज करेगा बजाय इंडाइसिस के। निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी रीसेंट लो अपने नहीं बने किए हैं जो कि 22,800 के थे, बट फिर भी डैमेज तो है ही। खैर एनी हाउ, एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके लिए लेके आते हैं। नीलेश जैन है सेंट्रम ब्रोकिंग के, वो बताएंगे आपको आज का ऑप्शंस का ट्रेड। नीलेश भाई, काफ़ी प्रॉब्लम है मार्केट्स के अंदर, बैक टू बैक 2 दिन से काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ब्रूटल तरीके से टूट रहे हैं। जरा आपकी ट्रेड आज का ऑप्शंस का। वेरी गुड मॉर्निंग टू डिम्पी जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, काफी बड़ा पेन हमें स्पेसिफिकली ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है और एक काइंड ऑफ कार्नेज हम वहाँ पे देख रहे हैं। तो सेंटीमेंट काफी वीक है और ऐसा लग रहा है कि ये गिरावट और गहरा सकती है, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड पर ही फोकस करके चलने की सलाह होगी। तो जो सेक्टर काफी ज्यादा वीक नजर आ रहा है वो है रियल्टी।
तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में ब्रेकडाउन है, उसके चलते कल भी हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज पे बिकवाली वाला ट्रेड दिया था, पुट ऑप्शन दिया था, और आज ओबेरॉय रियल्टी का पुट ऑप्शन मेरी ओर से खरीदारी करने की सलाह है। ओबेरॉय रियल्टी की अंडरलाइन हमें यहाँ से 1600 के नीचे जाती हुई नजर आ रही है, इसीलिए यहाँ पे 1660 का पुट ऑप्शन लेने की सलाह होगी। 54 से 55 की रेंज होगी, 44 का स्टॉप लॉस होगा, पहला टारगेट 66, दूसरा टारगेट 78 का होगा। इसका लॉट साइज अगर हम देखें तो वो है 350 का, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज पर लॉट अप्रोक्सीमेट रिस्क 3850 का है एंड पर लॉट अप्रोक्सीमेट रिवॉर्ड 8050 का यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इस प्रकार के मार्केट में जहाँ पे मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है, वीकनेस है, तो बेहतर होगा कि ऑप्शन के जरिए पुट ऑप्शन पर फोकस करके चले। ओबेरॉय रियल्टी का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। स्टेट सेक्टर जहां पर कल के सत्र में भी भारी बिकवाली दिखी थी, उसी सेक्टर से ओबेरॉय रियल्टी के 1660 के पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह। 66 से 78 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। नीलेश, शुक्रिया समय निकालकर ऑप्शन का ये ट्रेड हमें बताने के लिए। इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर, 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है तो फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेड करें। ऑटो सेक्टर से एमएनएम 4% नीचे, अभी हम उस पर राय ले रहे थे, लेकिन एमएनएम के अलावा भी कई सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पर भारी दबाव दिखा है। आयशर मोटर्स जहां पर कल बिकवाली दिखी थी, उसी स्टॉक पर आज भी गिरावट। हीरो मोटोकॉर्प 3% नीचे। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, सभी स्टॉक्स में 2 से 3.5% की गिरावट आज दिखी है। नरेश, क्या राय होगी सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स, इन दोनों स्टॉक्स पर? हीरो मोटोकॉर्प में भी अभी भी डाउन ट्रेंड काफी स्ट्रांग ही रहा है। जो रिकवरी था उसके बाद 4000 का जो लो बना था जहां से रिकवरी आई थी, जब तक वो लेवल के नीचे रहता है तब तक मोमेंटम डाउन ही रहेगा। आयशर मोटर सिमिलरली जो पूरा अपमूव आया था वो नेगेट हो गया। जो प्राइस बेस्ड वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट हुआ था 1-1.5 महीना पहले, तो 4700 अभी नेक्स्ट सपोर्ट है जहां पे एक पॉज आना चाहिए। 100 ये एक नया लेवल होगा जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प और इसके अलावा ऑटो सेक्टर के कई स्टॉक्स पर हमने चर्चा की, लेकिन इस बीच चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में तेजी दिखी है। बाजार में भारी गिरावट, उसके बावजूद टीसीएस 1 से 1.5% की तेजी के साथ कारोबार। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, सभी स्टॉक्स में हरे निशान में एक्शन आज दिखा है। ध्वनि, क्या राय होगी इन आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पर, स्पेशली जहां पर तेजी दिखी है, टीसीएस और टेक महिंद्रा? जी बिल्कुल आशीषा, उससे पहले मैं एक अपडेट भी देना चाहूंगी कि हमने कल जो ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे सजेस्ट करा था 250 में ऑप्शंस के चैंपियन में डिविस लैब के अंदर, वहां पे हमारा टारगेट अचीव हो चुका है और यहाँ पे हाई जो बनाया है 177 का हाई है, तो इन्हीं लेवल्स के पास आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो अपडेट है वो है कि हमने अभी डीएलएफ जो है वो ओपनिंग ट्रेड्स में मानसी के साथ डिस्कस करा था और वहां पे 689 के लेवल्स के नीचे इसको सेल करने की रिकमेंडेशन दी गई थी। तो इंट्राडे ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे 677 तक का यहाँ इसके अंदर फॉल आ चुका है, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट इसके अंदर बांध के रख सकते हैं और जिनको होल्ड करना है वो 666 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके भी चल सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की यहाँ पे भी सलाह रहेगी। और जहां तक आईटी पैक का सवाल है, आईटी पैक के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। स्पेशली यहाँ पे इन्फोसिस का अगर हम काउंटर देख रहे हैं तो इंट्राडे स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे हमें एक जो गैप अप इसके अंदर देखने को मिला था उसको स्टॉक ने फिल करा और वहीं पे एक बेस फॉर्मेशन बनाई, वहां से इसके अंदर एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है वो 1900 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद इन्फोसिस के अंदर कायम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो हाल फिलहाल में इन्फोसिस के अंदर वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ जैसे 1905 के लेवल ये काउंटर क्रॉस करता है तो उसके अंदर आप वापस से बाय साइड के यहाँ पे ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो वेट एंड वॉच की सलाह आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर, लेकिन इस बीच 2 और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। यूनाइटेड ब्रूअरीज, बाजार में गिरावट, उसके बावजूद 2% की तेजी का रुख यहाँ पर। और नैल्को की बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम, याद रखें परसों नतीजे आए थे, उसके बाद कल नतीजों पर स्टॉक का रिएक्शन दिखा था और 1.5% की तेजी यहाँ पर भी दिखी है। नरेश, नैल्को इस एल्यूमिनियम काउंटर पर आपकी क्या राय होगी? कल काफी वॉल्यूम्स के साथ करेक्शन आया था। अब ये रेंज बाउंड होना चाहिए जब तक 180 का जो कल का लो है रफली, और ऊपर में 200 का जो हाई बना है लास्ट कुछ दिनों का, तो लगता है कि रेंज बाउंड हो सकता है 180 से 200 के बीच में।
180 से 200 के बीच रेंज बाउंड रह सकता है नैल्को। नतीजों के बाद कल भी स्टॉक में रिएक्शन दिखा था, आज बाजार में गिरावट, उसके बावजूद 2% की तेजी के साथ कारोबार दिखा है। इस बीच फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। कई सारे स्टॉक्स, पूरे इंडेक्स पर ही दबाव है। आईटी को छोड़ सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में कारोबार करते हुए, लेकिन जेबी केमिकल एंड फार्मा और नैटको फार्मा दोनों में 4% से ज्यादा की गिरावट है। क्या राय होगी ध्वनि आपकी इन दोनों ही फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर, नैटको फार्मा और जेबी केमिकल्स एंड फार्मा? शीर्षा, पहले जेबी केमिकल्स एंड फार्मा का स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो वीकली का स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ चुका है और यहाँ पे स्टॉक जो है वो फर्दर गिरावट यहाँ पे हमें दिखा सकता है। इसका जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे सपोर्ट लेवल बन रहा है वो यहाँ पे 1398 1400 के लेवल्स के पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हाल फिलहाल में जिस हिसाब से मार्केट का भी मूड और माहौल बन रहा है, यहाँ पे गिरावट जो है वो और हैवी होती हुई देखने को मिल सकती है। और जहां तक नैटको फार्मा का सवाल है, नैटको फार्मा के अंदर भी यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है, बट इसका जो ब्रेकडाउन लेवल है वो अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे स्टॉक अगर 1160 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है, 1160 से 1150 की एक रेंज बन रही है, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इसके अंदर जो फॉल है वो गहरा सकता है। तो हाल फिलहाल में नैटको फार्मा के अंदर कोई भी एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नहीं आया है, बट जेबी फार्मा के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये नजरिया फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर, लेकिन इस बीच आईटी सेक्टर पर हमने चर्चा की। चुनिंदा आईटी स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन बिरला सॉफ्ट यहां पर नतीजों के बाद कमजोरी दिखी है। नतीजे सिक्वेंशियल बेसिस पर काफी कमजोर रहे। रेवेन्यू में आधे % की गिरावट दिखी, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया भी काफी नेगेटिव है, जहां पर नुवामा जैसे ब्रोकरेजेस ने टारगेट प्राइस घटाए हैं। 2% की गिरावट के साथ कारोबार बिरला सॉफ्ट पर। नरेश, क्या राय होगी स्टॉक पर? ओपनिंग गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी दिखी है, लेकिन फिर भी 2% का कट, 494 के आसपास स्टॉक। चार्ट देखे तो जो लास्ट सपोर्ट लेवल्स थे अराउंड 520 वो ब्रेक हो चुका है। कल ही ब्रेक डाउन हो चुका था, बट ऊपर से अगर हम देखें तो 850 900 वाला स्टॉक काफी गिर चुका है। सो यहाँ पे आज के फॉल के बाद रिस्क रिवॉर्ड नहीं है शॉर्ट करने का। लॉन्ग करने के लिए भी वेट करेंगे, एक बार 450 480 के पास एक कुछ बेसिंग आउट फॉर्मेशन और रिकवरी हो तो फिर देखा जाएगा, बट एज ऑफ नाउ ब्रेक डाउन है तो अवॉइड करेंगे। वेट एंड वॉच का नजरिया बिरला सॉफ्ट पर इस वक्त। इस बीच निफ्टी में करीब 200 अंकों की गिरावट तो देखने को मिल ही रही है। फ्योर इंडिकेटर इंडिया विक्स भी 15 के लेवल्स के आसपास, यानी कि कंफर्ट जोन से नीचे फिसलता हुआ ऑलमोस्ट 3% के गेन्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 22,861 के लेवल्स पर निफ्टी क्लियरली 23,000 के लेवल्स तोड़ने के बाद 22,856 के लेवल्स पर दिन के निचले स्तरों पर नजर बैंक निफ्टी पर भी होनी चाहिए। 500 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में इस वक्त। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में बिकवाली ज्यादा, 550 अंकों के करीब की गिरावट, 48,872 के स्तर पर इस वक्त। बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़े लार्जर प्लेयर्स या फिर छोटी मझौली बैंक आप देखेंगे वहां पर गिरावट ही हाथ लगेगी। ध्वनि, बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, फ्यूचर्स को करीब 2% की गिरावट है। सिटी यूनियन बैंक और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में जैसे कि एसबीआई हो, यहाँ पर 1.5 से 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। क्लियरली लार्जर प्लेयर्स एंड छोटी मझौली बैंक्स में भी सिटी यूनियन बैंक के चार्ट्स को भी देखें, ऑलमोस्ट एट डेज लो ये सारे के सारे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए। फर्दर डाउनसाइड कितनी विजिबल नजर आती है और बैंक निफ्टी के लिए पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस वक्त? सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की ही बात करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो डेफिनेटली गिरावट जो है वो नीचे की तरफ हावी होती हुई दिखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन रहा है वो 48,920 के लेवल्स बन रहे थे, उनको भी हमने नीचे की तरफ अभी ब्रीच करे हैं। तो वापस से बैंक निफ्टी जो है वो 48,460 का जो लेवल है उसको वापस से रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी जो गिरावट है वो आपको ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ में बैंक निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है, कोई भी एक यहाँ पे ब्रीदर भी हमें जो मिलना चाहिए मार्केट में, वो ब्रीदर मिलने के लिए 49,460 का लेवल जो बन रहा है उसको ऊपर की तरफ क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब तक ये लेवल हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट है वो नीचे की तरफ आपको हावी होती हुई देखने को मिल सकती है। ओवरऑल काउंटर्स के अंदर जो गिरावट है, यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली हम यहाँ पे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर यहाँ पे स्टॉक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे ट्रेड
कर रहा है। इनफैक्ट हमने जो लो फॉर्मेशंस यहाँ पे बनाई थी ऑन 3rd of February, उसको हम नीचे की तरफ ब्रेक करने की तैयारी पे है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा अगर नीचे की तरफ में यहाँ पे जो लेवल बन रहा है वो है 206 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे गिरावट जो है वो आपको और गहराती हुई देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट लेवल इसका जो बन रहा है नीचे की तरफ में वो आपको देखने को मिलेगा 200 के लेवल तक इसके अंदर जो गिरावट है वो यहाँ पे हावी होती हुई देखने को मिलेगी। और जहां तक बड़े स्टॉक्स का सवाल है, अगर हम यहाँ पे एसबीआई के चार्ट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, एसबीआई के चार्ट स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल में ही जो रेट्स यहाँ पे चल रहे हैं एसबीआई के वो एक ब्रेकडाउन दर्शा रहे हैं। इसको अगर हम नीचे की तरफ सस्टेन करते हैं तो 700 रुपए तक की गिरावट जो है वो एसबीआई के अंदर भी आपको गहराती हुई देखने को मिल सकती है। और ऊपर की तरफ में एसबीआई को आज का जो डे हाई बनाया है 736 का लेवल, उसको ऊपर की तरफ क्रॉस करना है ताकि हमें यहाँ पे इसके अंदर कोई भी एक ब्रीदर मिल सके। बट जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करते हैं नीचे की तरफ 700 के टारगेट्स बन रहे हैं। साइड विजिबल है और फर्दर डाउन साइड टारगेट्स यहां पर बनते हुए बैंक निफ्टी पर भी नजरिया कमजोरी यहां से और हावी होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच एक्सचेंज एंसिलरीज पर भी नरेश, हेलो, गुड मॉर्निंग। एक राय आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि एमसीएक्स, कैम्स, बीएससी, सीडीएसएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर देखें, बीएससी वन ऑफ द फेवरेट्स हुआ करता था और इस वक्त अगर आप देखें बिकवाली का दबाव लिटरली हावी होता हुआ बीएससी के स्टॉक प्राइस में भी 5070, इनफैक्ट 5000 के ही आसपास ही ट्रेड करता हुआ। क्या यहाँ पर एक बार अपॉर्चुनिटी बिल्टअप होती हुई नजर आ रही है या ये यही प्रमाण है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल बाजार से इस वक्त दूर हट चुके हैं जिसके चलते एक्सचेंज एंसिलरी में भी गिरावट हावी है? तो अगर हम देखें कि ये जो पूरा रिकवरी था उसमें एक्सचेंज एंसिलरीज ने काफी रिकवर किया है। बीएससी अगस्त में 2500-3000 हुआ करता था और वहां से 6000 तक चला गया। सो अभी भी अगर हम देखें तो कम से कम सबसे कम ड्रॉडाउन में ये स्टॉक, तो यहाँ पे अवॉइड रहेगा 4300 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो अगर बाउंस बैक भी होना है तो पहले इसको बेस बनाना पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ 5000 जो रीसेंट स्विंग लो उसके नीचे तो ब्रेकडाउन हुआ है, तो एक बार शॉर्ट ट्रेड बन सकता है, बस स्टॉप लॉस काफी डीप होता है 5400 पर। लिटरली मार्केट में इस वक्त बने रहने की, वेट एंड वॉच का नजरिया अपनाने की ही रणनीति, क्योंकि डाउनसाइड बहुत ज्यादा गिरावट हावी होती हुई ब्रॉडर मार्केट से भी बिल्कुल टूटते हुए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अगर आप देखेंगे गिरावट के साथ 2-3 ट्रेडिंग सेशंस हम कारोबार देख रहे हैं और ये गिरावट लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और बेंचमार्क्स में भी गिरावट का रुझान है। फिलहाल मार्केट को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखने के लिए इस वक्त एडवाइस मिलती हुई लगातार हमारे एक्सपर्ट से। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात में 24 घंटे से कम का समय इस वक्त बचा है। ऐसे में दोनों की मुलाकात और उनके बीच होने वाली बातों को के कयासों का दौर जारी है। अमेरिका से माधव की रिपोर्ट आई है, आइए वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां वॉशिंगटन डीसी में अगले 24 घंटे के अंदर पहुंचेंगे और 13 की सुबह उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। विश्व स्तरीय के नेताओं के तौर पे सबसे पहले मिलने वाले डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेताओं में से एक प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनल दोस्ती है वो तो देखने को मिली ही है, चाहे हम हाउडी मोदी इवेंट की बात करें, नमस्ते ट्रंप की इवेंट, उन दोनों इवेंट्स में काफी अनोखे तरीके की रिसेप्शन दी गई एक दूसरे को उनके देशों में, और इसी रिलेशनशिप पे आगे बढ़कर इसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है ये देखना जरूरी है। खास तौर पे अगर हम डिफेंस, रक्षा, सुरक्षा के मामलों को लेकर या कूटनीति के मामलों को देखकर देखें तो बहुत सारी एरियाज हैं जहां पे दोनों देशों के बीच में काफी कोऑपरेशन होती है। जहां तक जो डिफेंस के एग्रीमेंट्स हैं, लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट्स हैं, उन पर आगे और काम करना बाकी है। ये एक व्यू एक्सप्रेस किया गया है और आगे क्या इन पे कुछ काम किया जा सकता है, कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, ये देखना बहुत बाकी है। साथ ही साथ एक बहुत अहम विषय जो है वो है ट्रेड और साथ ही साथ इमिग्रेशन। इन दोनों विषय पे और इनकी जो चुनौतियां हैं, दोनों देशों ने अपनी जो व्यूज हैं उनको एक्सप्रेस किया है और खास तौर से इस पे आगे और काम कैसे किया जाएगा, क्या भारत के जो कंसर्न्स हैं इमिग्रेशन को लेके और जिस तरह से एक मिलिट्री प्लेन में भारतीयों को जो इलीगल इमिग्रेंट्स है यूएस में लाया गया था बंदी बना के, ये एक कंसर्न तो इंडिया की है ही। एक साथ ही साथ जहां पर ट्रेड के मामले हैं, इस पे यूनाइटेड स्टेट्स ने कई बार ये व्यक्त किया है कि वो चाहते हैं कि भारतीय कंपनी अपनी एफडीआई यूएस में भी निवेश करें और ना कि एफडीआई जो सिर्फ यूएस से भारत के।
तो सीधा यूएस से एक रिपोर्ट आप माधव की देख पा रहे थे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हो सकता है थोड़ा डैमेज कंट्रोल की कोशिश करें, लेकिन एक्चुअली में डैमेज मार्केट के अंदर काफ़ी एक्सट्रीम है। अगर आप देखेंगे तो आज रिलायंस ने उस 1200 का साथ भी छोड़ दिया, जिस 1200 की कस्में और वादे चला करते थे मार्केट में कि रिलायंस 1200 के नीचे नहीं जाएगा। अभी जो मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ वो 1200 के नीचे का रेट है रिलायंस का। 36 रुपये तक की गिरावट है। हैवी वेट्स के अंदर जो गिरावट है ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लेके आती है। दूसरा, जिनसे आपको उम्मीद है अगर वही आपको तोड़ने लग जाए तो फिर कैसे बचोगे आप। एग्जैक्टली यही हो रहा है आज मार्केट के अंदर। देखते ही देखते 650 पॉइंट चले गए बैंक निफ्टी के अंदर। HDFC की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने 5 रुपये की कमज़ोरी के साथ अब 13 रुपये की कमज़ोरी कर दी, लेकिन दूसरे बैंकों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। SBI, कोटक, इंडसन, एक्सिस, ICICI सभी बैंक्स के चार्ट फटाफट से स्क्रीन पर फायर करो, आपको कहीं भी कोई एग्रेशन नहीं दिखेगा। तो आपको जब एग्रेशन नहीं दिखेगा तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी एग्रेशन नहीं दिखना चाहिए। काफ़ी सारे मीम्स ना मार्केट के अंदर बन रहे हैं और ये बहुत सारी सिचुएशन, मतलब आम सिचुएशन है लोगों की। लोग कहते हैं कि बाइंग ऑन डिप करना चाहिए, ठीक है। फिर किसी ने मीम में लिखा कि और बाइंग ऑन डिप्स करो, गिरावट आई। फिर किसी ने लिखा मेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने बोला नहीं फिर से अरेंज करो, फिर बाइंग ऑन डिप्स करो। उसने बोला अब तो मैं पूरे पैसे लगा चुका हूँ। यानी कि अब जो हो रहा है गिरावट वो एक्सट्रीम हो रही है। इसलिए कई बार मार्केट के स्टांस को देखते हुए हर बार भी बाइंग और डिप नहीं करना चाहिए। कई बार स्टांस को एकुमुलेशन का भी रखना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना, तो ब्रोकिंग हाउसेस के पास तो 2 ही ऑप्शन होते, वो आपको या तो बाय करवाते या सेल करवाते। फिर भी जब ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स छपती हैं वो बाकायदा उसमें स्टांस लिखा होता है बाइंग ऑन डिप्स करना, उसमें स्टांस लिखा होता है एकुमुलेशन का, एकुमुलेट करना। वही वजह होती है, क्योंकि हर समय हर बात बोलना ठीक नहीं है। मेरे को लग रहा है मार्केट के अंदर बाइंग ऑन डिप्स करते करते भी आप फंस ना जाओ, इसलिए एकुमुलेशन के स्टांस ज़्यादा ठीक होता है। आप 10 लॉट, मान लो मेरी कैपेसिटी 10 लॉट लेने की है, मैंने 10 लॉट हर बड़े बड़े फॉल के अंदर एक एक लॉट करके मैं डाल रहा हूँ। उसको आप कहने को बाइंग ऑन डिप्स भी कह सकते हैं, बट एकुमुलेशन में आप अच्छी चीज़ को धीरे धीरे करके पकड़ के बैठ जाइए और ये बात सोच के बैठिए कि मैं बढ़िया से ट्रेड लेके बैठा हूँ। हालांकि आपको लग रहा होगा मेरी बातें थोड़ी ये टीचर वाली और एकेडमिक्स की हैं, बट करें क्या सर, आपको मैं बोलूँगा, आप मेरे को बोलिए, हम एक दूसरे के सहारा बन के ही इस तरह की गिरावट को रोक सकते हैं। अदरवाइज़ ना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर कुछ ना कुछ तो बोलें। रिटेलर्स का माल है, रिटेलर्स बहुत बड़ी कंडीशन है। आज से 2-2.5 साल पहले उन्होंने सदन में बोला था, वो मीम्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर कि FIs आएँ और चले जाएं, हमारा रिटेल का मार्केट काफ़ी बड़ा है और वो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। सच है बात, बट कई बार FIs को इग्नोर करना भी भारी पड़ जाता है। वो थोड़ा इग्नोरेंस दिख रहा है मार्केट के अंदर। देखते हैं क्या होता है। 650 पॉइंट पानी की तरह बह रहा है इस सब मार्केट, और मेरे पास तो क्वेश्चन भी नहीं है, मैं फ्रैंकली बताऊं। मैं तो स्पीचलेस हूं कल से, क्योंकि मेरे को जिस तरह का मार्केट फॉल दिख रहा है, मैं उन लोगों का दर्द समझ सकता हूं, डीलिंग रूम से निकला हुआ आदमियों के जिनके पास माल पड़ा होगा और उनका रोज़ का रोज़ M2M लॉस बढ़ रहा होगा। नया तो छोड़ो बॉस, पुराना बच जाए ना वो भी आप जीत जाओगे, नया तो छोड़ ही दो। हमारी तो क्या है, हम तो क्वेश्चंस कर ही रहे हैं मेहमानों से, मेहमान भी आपको बता भी रहे हैं बेचारे कि अच्छा ये खरीद लो या वे बेच लो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ना आपसे ख़रीदा जाएगा ना आपसे बेचा जाएगा, क्योंकि आप उस डगर में फंसे हुए हो जिस डगर से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है आपको। थोड़ा संभलिएगा, थोड़ा अपने आप को समझाइएगा, थोड़े पक्के बनिएगा, मन से कमज़ोर ना रखिएगा। इसलिए ये लाइन कोई और बोले ना बोले, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि भाव और भावनाओं का खेल है। भाव स्क्रीन पर दिखते हैं, भावनाएं अंदर होती हैं, उसको थोड़ा सा आपको हैंडल अच्छे से करना होगा। बस इतना ही पॉइंट्स के साथ